Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, Good ma'am. morning, sir. Morning, हाँ ma'am. जी। हाँ जी, students. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss our fifth topic, that is internet-based business communication. Okay. इसमें हम लोग ना जो आजकल में जो डिफरेंट Ma'am? तरीके चल रहे हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मेरे को ना पिछले वाले में डाउट था 231 पेज पे है ना जो जिंगल वाला टॉपिक हाँ उसमें जी, डाउट हाँ जी बोलिए। कहाँ मैम पे जो जिंगल कहाँ पे था? मैम नॉन अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन है ना मॉडर्न मेथड्स का उसका जो हाँ फर्स्ट जी, हाँ टॉपिक जी, है जिंगल हाँ जी, उसमें डाउट था मैम। हाँ जी, हाँ बोलिए। क्या बताऊं इसमें जिंगल में क्या है? यस मैम मैम ये नहीं क्लियर हुआ। हाँ जी, जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे एक लोगो होता है ना, जिंगल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक विद वन और मोर बुक्स एंड मीनिंग्स दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड। जैसे हम टैगलाइन नहीं यूज करते, वन और मोर हुक्स एंड मीनिंग्स दैट प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड, यूजुअली थ्रू द यूज ऑफ वन और मोर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। जैसे हम लोग टैगलाइंस यूज करते हैं ना, लोगोज होते हैं। जैसे इन्होंने देखो एग्जांपल दिया था मैकडॉनल्ड्स का जिंगल क्या है, आई एम इन लव विद इट। तो इसी तरह से अगर आप किसी और कंपनी का भी देखें, उन्होंने अपना एक वो बनाया होता है, एक टैगलाइन बनाई होती है जिससे उसकी पहचान हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि हमें पता चल जाता है। अक्सर ना हम लोग जैसे वो एक गेम खेलते होते हैं कि जिसमें ये है कि आपको जिसे हम बोलते हैं डम शॉट्स, है ना, ये डम शॉट्स। तो उसमें आप लोग जैसे एक्टिंग करके दिखाते हो और दूसरा जो है मतलब एक पर्सन एक्टिंग करके दिखाता है, दूसरा उसकी थीम को या उसके टाइटल को पकड़ता है, कैप्चर करता है, ठीक है, और उस तक पहुंचता है। इसी तरह से इन्होंने इसमें ये बताया कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं, ये उसकी एक एडवर्टीजमेंट थीम्स बनाती हैं, ठीक है, स्टोरी टाइप एडवर्टीजमेंट चलती है। तो वहां पे उसके एंड में इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का एक म्यूजिकल एक राइम या थीम या टैगलाइन रखी होती है, उसको जिंगल बोलते हैं। तो वो जो एड होती है वो जब चलती है तो उसके शुरू में या एंड में जब वो जिंगल आता है, वो लाइन आती है, वो टैगलाइन बजती है म्यूजिक के साथ, तो फिर वहां से पता चल जाता है, एक इमेज बन जाती है, एक पहचान बन जाती है कि ये इस प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे लॉन्ग बैग अगर हम बात करें, आपको याद होगा, आप तो पता नहीं बहुत छोटे थे, आपको याद भी है कि नहीं, निरमा की एड आती होती थी। उसमें एक लड़की दिखाते थे कार्टून उसमें फॉर्म में, और उसके साथ उसका म्यूजिक चलता था, साथ में सॉन्ग प्ले होता, मतलब सॉन्ग मतलब ऐसे एक लाइन टैगलाइन प्ले होती थी, है ना। तो मतलब वो वाली जो चीज है वो एक पहचान बन गई थी, इतनी जबरदस्त उसकी पहचान बन गई थी कि वो जब ना जहाँ कहीं भी वो वाली एड चलती थी ना, तो वो बाद में यही लोग बोलते थे, मतलब उस लड़की का जो एक्टिंग थी उसको लेके चलते थे कि ये निरमा वाली लड़की है। बाद में जब वो लेडी बन के मतलब अडल्ट एज में या जैसे भी, तो तब भी उसका नाम वो, इसका असली नाम किसी को मालूम ही नहीं था, ठीक है। मतलब ये कई तरह की ना टैगलाइंस हम लोग प्रोडक्ट के साथ अटैच करके लेके चलते हैं।
आपको भी पता होगा किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ, आप खुद एग्जांपल दे सकते हो। कोई मुझे बताएगा किसी भी एड के साथ, कोई भी प्रोडक्ट के साथ जो भी लाइंस जो साथ में जुड़ी होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है? एनीबडी? मैम जेड़ा जैसे निहार यहाँ पे शांति इन्होंने, आमला ना, निहार शांति हाँ आमला जी, दी भी आंदी हुंदी है ना मैम, निहार शांति आमला हाँ दी भी एडवर्टाइजमेंट आंदी हुंदी है ना, 1% बच्चों हाँ की शिक्षा की ओर, वो वाला मैम निहार शांति हाँ आमला जेड़ा तेल का पता लग हाँ, गया। यस यस, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया, वेरी गुड, आप समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। और भी एड्स आती हैं, एडिडास की आती है, और भी हर एक की, जैसे ये थम्स अप की आती है, उसमें उस एंड में जो लाइन यूज करते हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई जो एड है। इंश्योरेंस कंपनी की हम लोग जैसे वी आर केयरिंग, कि भाई हम शुरू से लेके एंड तक हम आपके साथ हैं, है ना। वो वाली जो टैगलाइन जो स्पेसिफिक यूज होती है ना, वो जो टैगलाइंस हैं उनको हम जिंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, मैं आपको ना इसके जो है और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं आपको मैम मे बी इन द नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, एक हाँ जी ड्यू बोलो दी भी बेटा। आंदी हुंदी है, ड्यू की भी हाँ जी, आती है जिसका मैम, डर डाउट था के आगे उसको, जीत है। यस मैम क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, मैम हाँ क्लियर हो उसकी गया, हर एक क्लियर हो गया। चीज के साथ मैं आपको बता रही हूँ जो भी ना इन्होंने, हाँ हाँ, इन्होंने ना इमेज अटैच की होती है, तो वो जो टैगलाइन होती है ना वो उसके साथ चलती है, और हम पहचान लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ ग्रुप में शेयर कर दूंगी डिफरेंट टैगलाइंस जो भी अलग अलग होंगी, आपको और भी पता चल जाएगा। हाँ जी, आगे चले बेटा। जैसे कैडबरीज चॉकलेट की भी ऐड आती है, उसके साथ भी टैगलाइन होती है। उसकी क्या टैगलाइन है पता है? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो ध्यान जाए। से, अब आप ना पता है क्या है, अब आप ना एड्स को ध्यान से देखोगे कि जो जो एड्स होती है ना वो भी एक तरह की एक छोटी सी मूवी होती है, डॉक्यूमेंट्री, उसमें से एक मैसेज निकलता होता है, एक स्टोरी बेस्ड चलती होती है, और कोई ना कोई उसका जो एंड का मैसेज है या जो लाइन है ना जिंगल, वो उसकी पहचान बना देती है, उसकी ब्रांड इमेज बन जाती है। ठीक है जी, ये आप इसके ऊपर जरा सोचना, आपको सभी सभी याद आ जाएंगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसमें आज हम जो बात करेंगे ना, मतलब इन्होंने इसमें दो तीन तरह के टॉपिक्स को कवर किया है। एक तो है इसमें ई कम्युनिकेशन की बात है कि ई मोड्स जो हैं वो किस तरह से हावी हो रहे हैं ट्रेडिशनल मोड्स के ऊपर, और उसके बिना जो है किसी भी तरह से अभी हम लोग कहें कि उसका सिग्निफिकेंट रोल बन चुका है बिजनेस में। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने लिखा है कि ई कम्युनिकेशन या ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेकिन कई बार इसका जो है इसका जो यूज है वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कई बार अदरवाइज ये कम्युनिकेशन में हेल्प करने की बजाय कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर देती है अगर इसको ढंग से ना किया जाए। तो इसके ऊपर काफी रिसर्चेस चलती रहती हैं कि कौन से माध्यम से कैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है वो सूट कर सकती है बिजनेस को। पर्सनल कम्युनिकेशन का जो युग है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से हम लोगों की परचेजिंग जो है, जो सेलिंग मोड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो बिजनेस जो ग्रो कर रहे हैं ना, उनके लिए पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज है, उनकी पहुंच में ही है, क्योंकि वो लोग ग्लोबली अपना जो मैसेज है वो पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो तरीके कौन कौन से हैं, कैसे कस्टमर के साथ जुड़ा जा सकता है, ये एक्चुअली उन बिजनेसेस के साथ लगेगी, ये वहां पे अप्लाई होगी बात जहां पे जो बिजनेस है वो ग्लोबल रीच को माइंड में रख के चलता है, उसकी जो टारगेट ग्रुप है वो टारगेट ग्रुप पूरी दुनिया है, उसके लिए एक छोटा सा शहर नहीं है जहां पे वो लोकली सिचुएटेड है। ठीक है जी, तो कैसे किस तरीके से इंटरनेट बिजनेस जो कम्युनिकेशन है हम कैसे उसको इफेक्टिव करेंगे, इसमें फर्स्ट जैसे कस्टमर इंटरेक्शन। Online businesses do not have in-person communication like telephone services either. To make interaction easier, they should provide a more personal touch and make business between a customer and the company easier. Basically, देखो कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि इफेक्टिव बनाना है, और अगर उसमें पर्सनल टच नहीं है तो इफेक्टिव नहीं होगी, है ना। अब अगर पर्सनल टच करना है तो उसके लिए हमारे को ये है कि इंस्टेंट सर्विसेज होनी चाहिए, जैसे बिजनेसेस शुड हैव इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज
for customers and online forums as well as to discuss the product and offer tips and reviews. कई तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड इनकी ऑनलाइन वीडियोस होती हैं जो कि गाइडेंस देती हैं। जैसे कि अगर हार्ड फॉर्म में देखें तो हमारे पास उस प्रोडक्ट की पैकिंग में मैनुअल्स होते हैं जिसको पढ़कर हम प्रोडक्ट की यूसेज के बारे में समझते हैं। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मन में कोई डाउट है, कोई यूसेज को लेके नई क्लैरिटी, तो वहां पे जो कंज्यूमर है हेल्पलाइन नंबर्स दिए होते हैं, वहां पे कांटेक्ट करता है। लेकिन फिर भी हेल्पलाइन नंबर से आप कितनी को लोगों को केटर कर लोगे, उसमें फिर वही है कि आप लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हो, रिलाई करते हो, ठीक है। तो उसमें यह है कि इंस्टेंट जो है क्वेरीज उनको टेकअप किया जाना चाहिए, उसके साथ ही जो है कस्टमर इंटरेक्शन वो सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑप्शंस। जो कस्टमर सपोर्ट है ये क्रुशियल पार्ट बन गया बिजनेस ऑनलाइन जो अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो जी, बेसिक जो बिजनेस का जो मोटिव है वो है कि कस्टमर के साथ जुड़ना। तो जब कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो और कम्युनिकेशन भी आप टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग ई कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाई कर रहे हो। It indicates that the company is making efforts to show customers that it takes their concerns seriously and are willing to resolve it as soon as possible. अब इसमें होता क्या है, जो कस्टमर्स के लिए वो जो अपना कंसर्न कैसे शो करेंगे, किसी तरह के मैसेजेस पोस्ट किए जाएंगे, कोई पॉलिसीज में फेरबदल किया जाएगा ताकि कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। और जब कस्टमर के क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा तो कस्टमर को क्या फीलिंग होगी, उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होगा, उसको लगेगा कि मैं चाहे एक चीज या एक प्रोडक्ट ले रहा हूं पर मेरी वैल्यू है इस कंपनी के लिए, मुझे पूछा जा रहा है। अभी देखो जैसे आपने अभी डाउट पूछा है ना, तो जब आपके डाउट पूछने के बाद हम लोग पीछे मूव किए, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया। मैं आपसे बात कर रही हूँ जिसने डाउट पूछा, ठीक है। और अब देखो जब आपका डाउट के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और आपको मैंने फिर एंड में ये भी पूछा, आपको समझ आ गया, आपको क्या फीलिंग हुई होगी उसके बाद? डाउट किसने पूछा था? अपनी इंट्रोडक्शन देना प्लीज। मैम हरमनदीप कौर। हाँ जी, मैम हरमनदीप कौर ने पूछा थी डाउट। मेरे कौन से स्कूल से? मैम मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर। हाँ जी, मैं वही पूछ रही हूँ हरमन। आप मुझे ये बताओ, जब आपने डाउट पूछा, मैं नया टॉपिक शुरू करने लगी थी, हम लोग पीछे गए है ना, पीछे जाके मैंने उसको फिर से पढ़ा, आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी, साथ में एग्जाम्पलीफाई किया, थोड़ी डिस्कशन में हम लोग आए। आपको एंड ऑफ इट क्या फील हुआ? मैम भी कि मेरा मतलब जो ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। यस, वेरी गुड। मतलब जो एंड में आपने वर्ड्स यूज किए कि उसको भी अच्छा लगता है, बेटर फील होता है कि मेरे को भी सुना गया है ना, और मेरे कंसर्न को उठाया गया और उसको एड्रेस किया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो अगर आपको सुना जा रहा है और आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई किया जा रहा है, तभी तो आपका फिर ट्रस्ट बनेगा, तभी तो आपको लगेगा ना कि मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ, अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे तो है नहीं कि एकदम से आपको स्टैटिक में कोई चीज चला के आपके आगे रख दी है, आप सिर्फ उसको सुन सकते हो, आगे से आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको ब्रिंग आउट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे कस्टमर जो है ना, कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है सपोर्ट ऑप्शंस यूज करती हैं, ताकि कस्टमर को वैल्यूड फील हो कि मेरी भी वैल्यू है। मैं चाहे एक कस्टमर हूँ करोड़ों में, लाखों में, फिर भी मेरे को पूछा जा रहा है। इसीलिए तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं मैसेज के थ्रू या जैसे भी, वो फटाफट से साथ के साथ रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। 24/7 वो रिस्पॉन्ड करती हैं, और इसी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। और ऐसे कस्टमर्स जो कहीं पे और स्विच ओवर कर जाते हैं, उनके मन में यही शिकायत होती है कि कितनी बार फोन करो, फोन तो वो उठाते ही नहीं है। कंपनी की बात कर रही हूँ, या कहीं पे हम लोग मेल करते हैं, मेल का आंसर ही नहीं आ रहा है, तो नेचुरली वो कस्टमर फिर कहाँ तक वहां पर जुड़ा रहेगा,
ठीक है। तो कई बार जो कस्टमर्स के लिए ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन भी होता है मेन पेज पे। आप वेबसाइट पे जाके कोई आप डालते हो ना नेट पे कोई क्वेश्चन, तो आप देखोगे उसमें ना फ्रीक्वेंटली एफएक्यूज दिए होते हैं, उसमें साथ के साथ आंसर्स भी दिए होते हैं। उसमें ये है कि आप लोग जो कंपनी है वो कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ती कि कोई कुछ पूछेगा तो बताएंगे। वो जो मोस्ट ऑफन जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके वो उन्होंने आंसर्स पहले डाले होते हैं, ताकि अगर कोई न्यू ज्वाइन कर रहा है तो उसके मन में कोई बात अगर उठ सकती है तो नेचुरली वो उसके आसपास ही होगी। तो उसके लिए पहले से ही आंसर डाल दिया कि वो बताएंगे कि हाँ भी अगर आपके मन में ये डाउट है तो इसका आंसर ये है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस तो पहले ही जो है वो सेटल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये वाली सपोर्ट ऑप्शंस होती हैं। नेक्स्ट है पर्सनल टच। सिंस ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिकेशंस आर मोस्टली फेसलेस, क्योंकि इसमें हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे। देखने का मतलब है अगर हम कैमरा ऑन करेंगे तो देख पाएंगे, लेकिन अगर हमने उसको म्यूट में और उसको ऑफ में रखा हुआ है, और अगर हमारे को कुछ और स्क्रीन पे शेयर करना है, जैसे अभी आप लोग टेक्स्ट ये देख रहे हो, है ना, या फिर आप हर टाइम तो फेस टू फेस हो भी नहीं सकते। और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फेस टू फेस बंदा आमने सामने बैठा होता है। तो अभी तो जैसे कोई डिस्टेंस का इतना बैरियर है, कहीं पे कोई कस्टमर है जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कहीं और पे है, तो वो मिल भी नहीं सकते। तो वहां पे जो पर्सनल टच है, क्योंकि ये फेसलेस कम्युनिकेशन है, तो इसमें उन्होंने ये है कि भाई वो जब ये बातचीत कराई जाती है ना हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू या मेल्स के थ्रू आंसर दिया जाता है या इस तरह से, तो कस्टमर को ये फील होता है कि वो किसी कंप्यूटर या मशीन से बात नहीं कर रहा, वो लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि लोग ही उसका आगे से जवाब दे रहे होते हैं जो उन्होंने आगे अपने एम्प्लॉयज रखे होते हैं। ठीक है। मोर सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस इन रिस्पॉन्स टू ईमेल्स कैन मेक द कस्टमर फील लाइक द कंपनी केयर्स अबाउट देम एंड देयर व्यूज। अगर पर्सनली मैसेज उसको भेजा जाएगा, है ना, तो नेचुरली उसको लगेगा भी कंपनी जो है मेरे साथ साथ चल रही है। ठीक है। एंटिटीज कैन डेलीगेट दिस टास्क और क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट। तो इसके लिए ना उन्होंने जैसे अपने सेपरेट पीआरओ डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए होते हैं कंपनीज ने, जो जिनका काम ही ये होता है कस्टमर को केयर करना और कस्टमर को सपोर्ट करना और कस्टमर को संभाल के रखना, सस्टेन करके रखना। कस्टमर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये बिजनेस की सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती। कस्टमर आ रहा है और वहीं पे टिक रहा है, सस्टेन कर रहा है, ये उसकी सक्सेस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इससे उसका जो सेल्स वॉल्यूम है, जो कस्टमर बेस है, वो लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। While it is important for business to make customers feel like they are talking to real people, it is also necessary to maintain a professional presentation. By projecting themselves as professional, companies ensure about its reliability to customers. Companies can use a certain professional email template or include a letterhead along with some professional information to make the customer feel secure about the business. अब देखो वही बात है कि अगर तो अगर आपके साथ कोई वैसे बात कर रहा हो, है ना, तो आपको लगेगा कि पता नहीं अगले पास से दूसरी तरफ जो मेरे से बात कर रहा है वो रियल है भी है, कोई फेक तो नहीं, कोई स्कैमर तो नहीं, कोई मेरे ऊपर कोई गेम तो नहीं प्ले कर रहा, है ना, तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा। तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि कंपनी का जो अपना एक लेटर हेड है उसके थ्रू मैसेजेस आपको आ रहे हो, मेल आपको आ रही हो, तो फिर एक भरोसा जब बन जाता है कि मेरे को तो जो है वो कंपनी जो है डायरेक्टली वहां से वो मुझे अपने ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर, ऑफिशियल टेम्पलेट्स के ऊपर मेरे को मैसेजेस कन्वे कर रही है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट से आ रही हैं। तो वहां पे कस्टमर को सिक्योर भी फील होता है। और आजकल के टाइम में ये सिक्योर फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आजकल के टाइम में लोगों के साथ किसी भी तरह का जो भी है धोखा बहुत आसानी से हो सकता है, खासकर जो अनअवेयर होते हैं, ठीक है, या बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे पे। अब हम नेक्स्ट इसमें है बेटा टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज ईमेल। ईमेल का आप सबको मालूम है कि ईमेल में आपने ईमेल आईडी बनानी होती है और वहां पे ईमेल आईडीज के थ्रू आप लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अपनी ईमेल जो है उनसे सेंड करके उनसे आंसर्स ले सकते हैं, ये आप सबको मालूम है ईमेल का, है ना। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि ऑन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर रिसोर्सेज की। इसमें ये है कि ग्लोबल नेटवर्क है एक रिमोट सर्वर्स का, जिससे आप अपनी जो डेटा है वो अपना स्टोर कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपको अलग से कुछ जैसे बोलते हैं ना हार्डवेयर की फॉर्म में स्टोर करने का या एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसमें जो सारा कुछ है आपको वो जो सारी क्योंकि अगर हम हार्डवेयर में इसको सेव करेंगे तो वो
एक्सपेंसिव भी होता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे तो वहां पे आप कहीं पे भी अपनी जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइल्स या एप्लीकेशन जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई स्पेस की या टाइम की या जगह की वो नहीं रह जाती है कि भाई हम कहाँ पे अपनी जो है उसको रखेंगे डेटा को। नेक्स्ट है बेटे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अगर आपने ई बिजनेस अगर आपने ऑप्ट किया था तो आपने उसमें इसको काफी डिटेल में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो तब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन बस इसमें ये है कि आप लोग बड़े आराम से, जैसे हम लोग कॉमर्स में बोलते हैं ना कि हम लोग ट्रेडिंग और एड्स टू ट्रेडिंग को कवर करते हैं, तो ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को यूज करते हुए बियॉन्ड दी जोग्राफिकल बैरियर्स इसको लेके चलते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स में लेके आते हैं। ई कॉमर्स में जो लोग जो हैं, जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ कैसे अपनी पहुंच बनाती है, जैसे वो जो सेल्स पर्सन है उनको एक टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल उसमें डिवाइसेस में ले जाती है कि आप उसमें यूज करो और कस्टमर को अप्रोच करो। लार्ज कंपनीज इसका बेनिफिट ज्यादा अच्छे से ले पाती हैं क्योंकि उनके पास फंड्स बहुत होते हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपना जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते वो सारा सेटअप जो है सॉफ्टवेयर अपना रखने के लिए। तो इसमें यह है कि जो कस्टमर को क्या फायदा होता है ई कॉमर्स में, इसमें कस्टमर को ये है कि उसको घर बैठे बिठाए किसी भी टाइम साइकिल में कहीं पे भी किसी भी प्लेस में उसको हर तरह की यूटिलिटी मिल जाती है। टाइम यूटिलिटी उसके पास है, प्लेस यूटिलिटी उसके पास है, फॉर्म यूटिलिटी तो पहले से ही है। सो मतलब कहने का ये है कि ई कॉमर्स जो है ये बिजनेसेस और कस्टमर्स को आपस में पास में लेके आता है। उनके बीच में जो भी गैप है, बेसिक जो गैप होता है वो इंफॉर्मेशनल गैप होता है, वो जो इंफॉर्मेशनल गैप है वो ई कॉमर्स के थ्रू सॉल्व हो जाता है और दूर हो जाता है वो गैप जो है। और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो इसके ऊपर बनाई जाती हैं और जो लोग हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बिजनेस को फायदा ये होता है कि बिजनेस के लिए कस्टमर बेस अच्छा बन जाता है, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो एवेन्यूज हैं वो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो एक्सपैंड कर सकता है, डिवर्सिफाई कर सकता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बिजनेसेस कब के शुरू हुए किसी एक चीज से, तो अब बढ़ के कितने ज्यादा हो गए और वो मतलब कि जिसे कह लीजिए वो फ्रंटियर्स जो है सबको क्रॉस कर गए, जिस तरह की भी बाउंड्रीज थी उनके आगे। तो वो सारा कुछ पॉसिबल उन बिजनेस हाउसेस के लिए हुआ जो कि ई कॉमर्स की टेक्निक्स पर रिलाई कर रहे थे। ठीक है। Next is voice over internet protocol and video conferencing. Before the internet, calling customer on phones or traveling to them was very expensive and time consuming. है ना। अब क्या है, इंटरनेट के साथ business can place calls over the internet using video conferencing at low cost. Sales representatives can also save time and energy by conducting face-to-face interactions via video conferencing. Hence, the company can hire employees from all across the country and get them to work remotely so that they can get the best quality of workers to work at untapped places. मतलब इसमें जो खास करके जो वर्क एट होम का वो है ना प्रैक्टिस, वो बड़े अच्छे से चली है। उसमें लोगों ने, जो कंपनीज ने लोगों को अपने घर पे बैठे बिठाई हायर कर लिया और उनसे उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए नेट के थ्रू, ठीक है, लैपटॉप्स या जो भी आईपैड्स या जिसके भी थ्रू उन्होंने लोगों से कनेक्ट करवाने का काम किया, आउटसोर्सिंग का काम किया। अब तो ये हालात हैं कि अगर कोई एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के लोगों को हायर कर लेती है, ठीक है, जैसे ये कॉल सेंटर्स पे जो काम चल रहा होता है, तो फिर वो दूसरी कंट्री के कस्टमर्स के साथ जो है राब्ता बना रहे होते हैं। तो मतलब जो प्लेस के, टाइम के, किसी भी तरह के जो बैरियर्स हैं वो इसके जरिए क्रॉस हो चुके हैं। इन्होंने ना इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दी है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड हैड कमेंस्ड ऑपरेशंस इन 1994। टाइम जोन बता रहे हैं कि कब बिजनेस शुरू हुआ था और तब क्या था और बाद में फिर कैसे हुआ। After a couple of years, the business began to grow in size and diversify and open overseas branches. तो वो began मतलब कि वो expand कर गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब expansion चल रही थी तो वो उन्होंने ना एक ट्रेडिशनल मोड पे एक्सपेंशन चल रही थी, ठीक है, जैसे कि भाई लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, ब्रांचेस खोल दी। अब इनकी देखो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 10,900 वर्कर्स की होगी सारी ब्रांचेस में, 23 ब्रांचेस में। अब जब ये ट्रेडिशनल मोड पे डिपेंड कर रहे थे तो जो कम्युनिकेशन थी वो बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि कैसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए, कैसे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट किया जाए, ठीक है। So within the same branch as well as across various branches, especially when it came to holding joint meetings of the branches, there were numerous barriers.
नेचुरली जब 23 ब्रांचेस हैं और वो भी डिफरेंट कंट्रीज में हैं, तो वहां के लोगों को इकट्ठे बुलाकर मीटिंग में लेके आना ये बहुत बड़ी एक दिक्कत थी। ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन गैप, एम्प्लॉई एंड कस्टमर ग्रीवेंसेस बिगैन टू इंक्रीज। अब वही बात है, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं रख पा रहे हो, जैसे एम्प्लॉई जो है वो मैनेजमेंट के साथ नहीं रख पा रहा, या जो कस्टमर है वो मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट उसके साथ अप्रोच नहीं कर पा रही, मतलब अगर इस तरह का है तो नेचुरली गलत फहमियां बढ़ेंगी, है ना। जब आपस में बात ही नहीं हो रही है, वो कुछ जानना चाहते हैं, उनको आंसर नहीं मिल रहा है, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो नेचुरल है कि वहां पे फिर जो वो गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी को फोन कर रहे हो बार बार, है ना, एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो नेचुरल आपका जो बिहेवियर होगा, जो मन में थॉट्स चलेंगी, वो पॉजिटिव तो नहीं चलेंगी ना। आपको तो ये लगेगा ना, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि वो नाराज है, ऐसा तो नहीं मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था उनको, ये वो, मतलब गलत फहमियां शुरू हो जाती। इसी तरह से इस कंपनी में भी जब ब्रांचेस बढ़ गई, लोग बढ़ गए, वर्कर्स बढ़ गए, तो जब मीटिंग होना पॉसिबल नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप बढ़ना शुरू हो गया। तो उसे हुआ क्या, customers complained that their problems were not being resolved, and as a result they had to shift to substitute companies. Naturally customer कोई वो तो है नहीं कि बंधा हुआ है किसी भी तरह से कंपनी के साथ, उसकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व नहीं किया गया, उसने छोड़ दी, उसने दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए। अब एम्प्लॉयज की बारी आई, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल जो है वो चल ही नहीं रहा है मैनेजमेंट के साथ, और जो वो पूछना चाहते हैं, जो वो डिसीजन के ऊपर कुछ आंसर चाहते हैं, वो मिल नहीं रहा उनको। तो इसकी वजह से वर्कर जो है उनकी भी टर्नओवर शुरू हो गई, उन्होंने भी कंपनी छोड़नी शुरू कर दी। अब एज अ रिजल्ट द कंपनी फेस्ड अ ट्रेमेंडस लॉस इन 2014, followed by large amounts of staff turnovers। तो 1994 में शुरू हुई कंपनी बढ़ गई, एक्सपैंड हुई, लेकिन 2014 में कंपनी को अपने सामने एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि जो उसके कस्टमर थे वो भी उसको छोड़ के जा रहे थे, और एम्प्लॉयज भी छोड़ के जा रहे थे। जो सीईओ था कंपनी का, उसने वो अभी एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसको उस प्रॉब्लम का हल क्या था, जैसे उसमें बोला है कि डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, इससे जो है काफी जो प्रॉब्लम्स हैं कंपनी की, काफी कंपनीज की सॉल्व हुई हैं। वो बोलते हैं कि इसमें फिर होता क्या है, ठीक है। वो ही इज इम्प्रेस्ड एंड आस्क्ड यू टू थिंक फॉर द वेरियस इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन चैनल्स दैट वुड रिकमेंड एंड हाउ दीज वुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड अवॉइड सच सिचुएशंस इन द कमिंग ईयर। तो जो हमने ऊपर ये वाली करी है ना, ये सारी, ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस, मतलब उन्होंने इनफैक्ट ये जो एग्जांपल नीचे दिया हुआ ना, आप उन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया है, एक सिग्निफिकेंस के लिए उसको और भी बना दिया, एम्फोसिस दे दिया है कि ये वाली जो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं, तो इसके जरिए अगर ये उसको फॉलो किया होता, तो आज जैसे 2014 में इनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो फेस ना करनी पड़ती। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। आप इस एग्जाम्पल को ऊपर भी रख के उसके बाद ही ये सारे टाइप्स में गो थ्रू हो सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन जो इंस्ट्रूमेंट्स की, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के टूल्स की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बिजनेस एंड सोशल एटिक्यूट्स। जो एटिकेट है, जो हम बात करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है, जो गाइडलाइंस हैं, मतलब जो नॉर्म्स हैं, वो क्या होते हैं, आप कैसे जो बिजनेस में सरवाइव करोगे और फिर बिजनेस को थ्राइव करोगे, ये है। इसमें है कि एटिकेट क्या है, इट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर मैनर्स एंड बिहेवियर दैट इज एक्सेप्टेबल इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक प्रोफेशनली कैसे बात करेंगे, हम घर में कैसे भी बात करें, फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, जब हम क्लास में होते हैं तो हम और भी डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, जब हम किसी जॉब में जाते हैं अपने बॉस के सामने, उसके सामने और तरीके से बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक जगह का अपना एक माहौल होता है, और उस माहौल में कैसे हमने बात करनी है, वो हमने उस ढंग से हमारे को सिखाया जाता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं, हम टूल्स की बात कर रहे हैं, टूल्स को तो हम यूज कर लेंगे, बट अल्टीमेटली टूल्स के थ्रू हमारा ही तो मैसेज कन्वे हो रहा है ना कस्टमर के पास, तो हमारे उसमें रंग ढंग नजर आ रहे हैं, तो वो जो रंग ढंग है उसको हम एटिकेट बोलते हैं। क्लियर है, आपको समझ आ गई बेटा। यस मैम। हेलो, हाँ यस जी। मैम।
हाँ जी, ये देखिए, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड गुड बिजनेस एटिक्वेट मीन्स अ पर्सन एक्ट्स प्रोफेशनली एंड बिहेव्स प्रॉपर्ली विद सोशली एक्सेप्टेबल मैनर्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन हिज और हर प्रोफेशन. Good business etiquette is a valuable skill set that can make a person stand out from others, enhance the person's individual success rate in the organization. अब इसमें एग्जाम्पल देखो कि जब हम एक बिजनेस एटिक्वेट है कि हम जब किसी को मिलते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे. जैसे हम लोग, अगर हम ये भी बोल सकते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, हे हाउ कैन आई हेल्प यू. तो इंस्टेड ऑफ दिस, ऐसे बोलने की बजाय, आप बिजनेस में, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने देखा आपके साथ का जो कलीग है उसको कुछ वो ट्रबल फेस कर रहा है कहीं पे, तो आप उसको हेल्प करना चाहते हो, आप उसको बोलते हो हे हाउ कैन आई हेल्प यू. तो उसके बजाय कर्टसी क्या डिमांड करती है, या बिजनेस एटिक्वेट्स क्या डिमांड करते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर लोग, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. कहने का मतलब कि सेकंड सेंटेंस जो है उसमें वो ज्यादा क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है, बिलोंगिंगनेस नजर आ रही है ना, जैसे आप रियली हेल्प करना चाहते हो किसी को. ऐसे ही है ना, है ना. यस मैम. हाँ, तो जो यस मैम. दूसरा पर्सन है उसको ये लगता है कि भाई उसको बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया जा रहा है, और जो कोई हेल्प ऑफर कर रहा है वो सचमुच हेल्प करने के इंटेंशन से पूछ रहा है, और वो उसके ऊपर विश्वास कर सकता है. ठीक है. अब इसमें देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड सोशल एटिकेट्स. अब अगर हम सोशली अच्छे बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं तो उसमें होता क्या है. फर्स्ट इज बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. हमारी कलीग्स के साथ, अपने जो पीयर ग्रुप है उसके साथ, या सीनियर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होनी शुरू हो जाती है ना. इसमें हम लोग एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प ले रहे हैं, तो इसी वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होती है. कहने का मतलब कि हमारे वहां से जाने के बाद हमारे बारे में वो जो आपस में बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको तो बड़ा पता है कि कब क्या बोलना है ना. तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम स्किल्स जो है ना, आजकल के टाइम में बेटा आप जिस भी मर्जी फील्ड में चले जाइए, आपके लिए सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अगर कॉम स्किल्स में आप लैक करते हो ना, तो जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हो, जहाँ जितनी मर्जी आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास अच्छी कॉम स्किल्स नहीं है, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है एडजस्टमेंट में. एडजस्टमेंट सही होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी. ठीक है. आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन अंदर से जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और जो खुशी है, वो तभी आती है जब आपके आसपास की जो रिलेशनशिप्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, मेक्स अ वर्क प्लेस प्रोडक्टिव. अगर बिजनेस एटिक्वेट्स जो है वो इसलिए भी एसेंशियल है बिकॉज इसमें जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाएगा. ठीक है. इससे क्या होगा कि जो वर्क प्लेस है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के लिए मतलब एक पॉजिटिव एम्बियंस महसूस करते हैं, एक दूसरे पॉजिटिव वाइब्स रिसीव करते हैं, तो नेचुरली उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है. ठीक है. और वो अपने जॉब को बड़ी तसल्ली से, बड़ी फोकसिंग और कंसंट्रेशन से कर पाते हैं, और इससे बेटर कस्टमर रिलेशनशिप. नेचुरली कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए ना, तो उसको बेटर प्रोडक्ट मिलता है. आपने अपना जॉब अच्छे से किया, कस्टमर को बेटर सर्विस मिली, तो नेचुरली आप वहां पे फिर बहुत अच्छा फील करते हैं, कस्टमर भी अच्छा फील करता है और एम्प्लॉय भी अच्छा फील करता है. रिवॉर्डिंग इन नेचर. अब ये है कि जैसे अगर गुड बिजनेस एटिक्वेट्स फॉलो कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो भी आपको उसको रिगार्ड देता है. ठीक है. और उससे कस्टमर बेस जो है वो जो इंक्रीज होता है. आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कभी किसी मॉल में या कहीं भी जाते हो, वहां पे अनेक तरह के लोग होंगे, तो इन दैट वैरायटी ऑफ पीपल कोई ऐसा आपको कोई ना कोई होगा जिससे आपको ना लगेगा इसकी डीलिंग बहुत अच्छी थी. डीलिंग में क्या था, कॉम स्किल्स थी उसकी, उसका जो एक सोशल बिहेवियर था. और जब आप उसको, उस बिहेवियर को नोटिस, आप कई बार स्पेशली पूछेंगे सर आपका क्या नाम है, या मैडम आपका क्या नाम है, पूछेंगे कि वो बताएंगे. तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप जाते कहेंगे मैंने ना उन मैडम से मिलना है, मेरे को उन वो सेल्स पर्सन जो उनसे बात कराई. तो वो कंपनी की नजर में भी जाता है कि इसका मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय है हमारा, कस्टमर जो है, इसके ऊपर एक खास ट्रस्ट रिपोज कर रहा है, खास कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा है. तो उससे जो उस एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है, उसके लिए आगे जो प्रमोशनल एवेन्यूज हैं वो खुल जाते हैं. तो क्योंकि वो कंपनी की नजर में अपने आप ही आ गया, उसका जो बिहेवियर है वो रेसिप्रोकेट होके कस्टमर के थ्रू कंपनी के पास पहुंच गया, तो नेचुरली उसको मॉनेटरी फॉर्म्स में भी रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो तो मिलेगी ही, है ना. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कंडक्ट इन अ बिजनेस सेटिंग. अब इसमें क्या है कि जब आप बिजनेस में हैं,
तो वहां पे जो पर्सन है वो कैसे बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है, वहां पे जो बेसिकली ये देखा जाता है। जैसे आप किसी भी पोस्ट पे हो तो उसकी बात अब हो रही है। जैसे फर्स्ट इज रिस्पेक्टिंग मैनेजर्स, कलीग्स एंड क्लाइंट्स। आप हर एक को जो है ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन वो कहाँ पे है। वो आपके ऊपर लेवल का भी हो सकता है, वो आपसे नीचे लेवल का भी हो सकता है। बेसिकली तो ये देखा जाता है कि अपने से ऊपर लेवल वाले को रिस्पेक्ट देना तो एक कंपल्शन होती है, क्योंकि पता होता है कि हमारा वो बॉस है। लेकिन हमारा जो रियल एक बिहेवियर का ट्रू वर्थ जो है वो कहाँ नजर आता है कि हम अपने से जो लोअर लेवल के हैं उनके साथ कैसे बात करते हैं। कलीग जो है, पीयर ग्रुप है साथ का सेम लेवल का, उसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कहीं पे वो हम उनसे जेलस तो नहीं फील करते बात करते हुए, या हम जानकर तो नहीं उनको गलत इंफॉर्मेशन देते कि उसको प्रमोशन ना मिल जाए मुझे मिल जाए। मतलब ये है ना, प्रॉपरली साइकोलॉजिकल वो स्किल्स हैं। आप लोग जैसे ह्यूमन माइंड को स्टडी करके और फिर उस तरीके से अगर बिहेव करेंगे तो नेचुरली सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हम इसको बड़े अलग ढंग से देख के चलते हैं। अब क्लाइंट्स की बात है तो क्लाइंट्स में यही है कि आप जैसे कई बार ना कितनी यूट्यूब पे स्मॉल छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो उसमें इन्होंने ऐसे शो किया है कि कई बार जो क्लाइंट होता है ना वो बड़ा सिंपल होता है, बड़े सादे कपड़ों में कहीं पे एंटर करता है, और वो जैसे कोई होटल है या कोई मॉल है, तो वहां पे कई बार वहां के जो सेल्स पर्सन है अंदर से शायद इरिटेट तो किसी और बात पे हुए होते हैं। उनको ये लगता है कि अच्छा अब इसको सामान दिखाएंगे, ये लगता तो है नहीं खरीदेगा, तो सिंपल लग रहा है। तो कई बार वहां पे वो अपना बिहेवियर जो है वो सही ढंग से नहीं दिखाते। तो ऐसे में दिखाया जाता है कि जो अल्टीमेटली जो अथॉरिटी होती है, जो बॉस होता है, वो वहां पे आके उसको चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये दो कस्टमर को सिलेक्टिवली डील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। तो ऐसी जो चीजें होती है प्रोफेशनल कॉन्डक्ट में ये बर्दाश्त नहीं की जाती, टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड होती है। तो इसीलिए सिखाया जाता है कि आपको क्लाइंट भले ही जैसा भी किसी भी तरह से कुछ भी बोले, कुछ भी ट्रीट करे, कैसे भी क्वेरीज आगे से रखे, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो पॉज या साइलेंस है, वो एक रिस्पेक्टफुल ही होना चाहिए। चाहे आपके अंदर उस टाइम पे टर्बुलेंस जो मर्जी आ रही हो, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि क्लाइंट अनअवेयर है, हम तो अवेयर है ना, क्योंकि वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहां पे ये वाली कर्टसी मैनर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बताया जाता है आपने हमेशा पॉजिटिव मैनर में बिहेव करना है, being calm and polite in stressful situations। बेसिकली आपको पता होगा, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर में, स्टाफिंग के चैप्टर में, जहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज की बात होती है, तो वहां पे एक इंटरव्यू ली जाती है स्ट्रेस इंटरव्यू। तो उसमें इस स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिठा दिया जाता है और उसमें आपके ऊपर क्वेश्चंस की जो है वो बौछार की जाती है कि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अलग अलग टॉपिक से एकदम से आप उसको फेस करें और आंसर करें। तो उसका पर्पस ही यही होता है कि किसी भी पर्सन की जो कामनेस या पोलाइटनेस या उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, उसका काम कंपोजर चेक किया जाता है कि वो ऐसे हालात में उसका जो मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो कितना को उसमें हिलडुल होती है। तो प्रोफेशनल कंडक्ट यही बोलता है कि जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, आपका जो कामनेस और जो पोलाइट मैनर है वो वैसे ही रहना चाहिए। मेकिंग गुड एंड एथिकल डिसीजंस, देन ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली। अब ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली में भी यही है कि आपने ये नहीं कि कोई मेरे महंगे महंगे कपड़े लेके वो वही ड्रेस पहनी है, वैसे तो यूनिफॉर्म होती है प्रिस्क्राइब कंपनी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अदरवाइज अगर नहीं भी है तो बस ये है कि सिंपल और नीट एंड क्लीन आपकी जो ड्रेस है वो होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब नेक्स्ट है कि वर्क प्लेस में और कौन से तरीके हैं। ये अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स हैं जो इनर ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स के साथ डील करते हैं। वो ऊपरी बिहेवियर में एग्जिबिट नहीं होते हैं, ये इंटरनल हैं। जैसे है ऑनेस्टी, एम्प्लॉय जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको किसी भी तरह से कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए जो कि ही सपोज नॉट टू शेयर, ठीक है। देन रिस्पेक्ट उसको शो करनी चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड उसको शो करना चाहिए, एग्जिबिट करना चाहिए दूसरे हर अपने पीयर ग्रुप के साथ। और काम कंपोजर, वही सेम बातें हैं, किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको वो सॉल्व कर लेना चाहिए साथ के साथ। और उसके बाद जो है कि जो अगर कोई मीटिंग है कुछ है तो उसको टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए डिस्कशंस में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने पीछे भी करी कम्युनिकेशन में, गुड लिसनर की बात हमने करी थी, तो इसमें भी यही है कि जब कोई बात
अपनी कन्वे कर रहा है, आगे रख रहा है, तो उसकी बात को बीच में नहीं काटना, प्री मेच्योर इवेल्युएशंस नहीं करनी, जजमेंटल नहीं होना किसी के साथ। तो ये जो है इनर पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट है बेटे, जैसे कम्युनिकेशन में अब क्या है कि वही जो हमने जो सेकंड चैप्टर में किया था कि आपकी जो कम्युनिकेशन की जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, टोन जो है वो सही होनी चाहिए, पिच सही होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इंटेग्रिटी में क्या है कि यू शुड ट्राई टू एक्ट एथिकली एंड मेक एथिकल डिसीजंस, मतलब कि उसको किसी भी तरह से ये नहीं कि फाउल गेम नहीं प्ले करनी है, उसने बात करते हुए किसी भी तरह से अपना जो है वो एक जिसे बोलते हैं ना कि अपना पक्षपाती जो लाइक डिसलाइक वाला बिहेवियर है किसी एक खास के लिए, वो नहीं शो करना है। कहीं पे भी कुछ भी बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को सामने रखना है, एक दूसरे के साथ अपनी जो ऊपर नीचे की बातें हैं, जो लाइक डिसलाइक है, उसको आगे टारगेट बना के आपने पिक्चर पेंट नहीं करनी है, ठीक है। कॉर्पोरेट गोल्स क्या है कि कंपनी के जो मिशन हैं, गोल्स हैं, उसका पता होना चाहिए, एम्प्लॉय को उसकी समझ होनी चाहिए और उसी अनुसार वो काम करें। एम्प्लॉय की ड्रेस की बात हमने पहले भी कर ली, ठीक है। तो उसका जो है उसने ड्रेस कोड फॉलो करना है और उसकी जो क्लोथिंग है, जो ड्रेस है, वो रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए, उसको सिंपल नीट एंड क्लीन ड्रेस उसने पहननी है, ये आपको मालूम है। उसके बाद जैसे अभी स्कूल में भी यूनिफॉर्म इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि उस यूनिफॉर्म का कुछ मतलब होता है कि आपका जो अटेंशन है वो किस पे होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे सिविल ड्रेसेस अलाउ कर दें तो बच्चे तो रोज एक दूसरे के कपड़े को, एक दूसरे के हाव भाव को और उसी को देखते रह जाएंगे। तो लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, वापस हमने किस पे आना है, हमने वापस अपने काम पे आना है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चलता है। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देख लो, वहां पे उन्होंने उसके ड्रेस कोड लगाए होते हैं। इनफैक्ट आजकल तो टीचर्स के लिए भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किए जाने लग गए हैं, ताकि बच्चे जो हैं, बच्चे जो होते हैं ना बड़े इनोसेंट होते हैं, खासकर छोटे वाले बच्चे भी, तो वो तो यही देखते हैं जो टीचर खूब तैयार होके आ गया, रोज की रोज नई ड्रेसेस चेंज करके आ गया, या कुछ मेकअप अच्छा हैवी सा करके आ गया, ठीक है, या कुछ और ज्वेलरी आइटम या कुछ ऐसे, तो वो उस टीचर के लाइकिंग रखनी शुरू कर देते हैं। उनके लिए वो एक सेलिब्रिटी या एक हीरोइन लुक या हीरो लुक देना शुरू कर देता है। मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये है कि जो ड्रेस है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको बड़ा कॉमन सा पॉइंट लेके चलते हैं, बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्रेस भी बहुत कुछ कन्वे करती है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में, कि उसकी जो थिंकिंग है, जो उसका जो फोकस है, जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, वो किस पे है एक्चुअली, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया बेटा आपको? यस हेलो, मैम। हाँ जी। अकाउंटेबिलिटी में क्या है, हाँ जी, कोई रीड करेगा अकाउंटेबिलिटी? एनीबडी? अकाउंटेबिलिटी। हरमन? हाँ जी पढ़ो, हाँ जी पढ़िए। An employee should always be accountable and responsible for his her work. He or she should be honest if हाँ things जी। go wrong and always try to improve and learn. हम्म। Teamwork. An employee works in social settings, so it is important for a person to work with people by setting aside the differences to work well for the benefit of the organization. Commitment. An employee should work with dedication and a positive mindset. He or she should remain fully committed to his or her responsibility. हाँ Workplace जी, ये hierarchy. समझ आ गए पॉइंट्स, थैंक यू बेटा। अकाउंटेबिलिटी, टीम वर्क, ये समझ आ गया, बड़े आसान से पॉइंट्स थे, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है कि वो उसकी आंसरेबिलिटी अल्टीमेट एम्प्लॉय की होती है। और जो टीम वर्क है उसमें भी यही है कि उसने लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कमिटमेंट में भी यही है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, तभी एक विश्वास के साथ, है ना, तभी वो काम कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज वर्क प्लेस हियरार्की। अब इसमें क्या है कि जैसे एक अलाइनमेंट होती है, जैसे हमने पीछे कम्युनिकेशन में भी देखा कि सबसे टॉप लेवल पे कौन है, उसके बाद नीचे लेवल पे कौन है, तो टॉप डाउन जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉपर हियरार्की या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। ये इसमें आपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्यूल के, उसमें भी आपने चेन ऑफ कमांड जो स्केलर चेन, उसका भी आपने एक वो पढ़ा था प्रिंसिपल। किसी को याद है चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन क्या था? यस मैम। हाँ जी बताइए जरा। ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਚੇਂਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਟਾਪ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਟਮ ਟੂ ਟਾਪ ਤੇ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਤੇ हाँ ਜੇ जी ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन से स्कूल से बेटा, कौन से स्कूल से हैं आप? मैं फिरोजपुर जी। वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला और इसमें सारा यही एक्सप्लेन किया हुआ है। बेटा इसको जरा आप देखो, यहाँ पे चेन ऑफ कमांड की डेफिनेशन भी दी हुई है। चेन ऑफ कमांड रेफर्स टू लेवल्स ऑफ अथॉरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेवल लाइक सीईओ टू बॉटम लेवल लाइक सुपरवाइजर, ठीक है। चेन ऑफ कमांड में वही है, मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। इसमें वही है कि अगर कोई इशू आ गया या कुछ भी है, तो जो मतलब कि फ्लोर लेवल पे है, काम कर रहा है जो वर्कर, वो जो इश्यूज अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा और सुपरवाइजर नेक्स्ट मैनेजर को करेगा। तो ये एक चेन ऑफ कमांड जो है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन का एटिक्वेट है, किस तरीके से आपने जो है अपना बिहेवियर एग्जिबिट करना है। तो इसके लिए जो बिजनेस लीडर्स हैं वो एम्प्लॉइज को एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी रुकावट आएगी तो आपने कैसे अप्रोच करना है, किसी अप्रोच करना है, ठीक है। अब इसमें ये है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको पता होना चाहिए कि इसको क्या है और उसको फिर उनसे सब एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो उसको फॉलो करें। उन्होंने साथ के साथ वो एक्सेप्शन की बात भी कर दी कि इन सम केसेस इन ऑर्डर टू वॉइस हिज ओपिनियन इमीडिएटली एम्प्लॉय कैन ब्रेक द चेन ऑफ कमांड। तो वहां पे वो सीधा मैनेजर को भी अप्रोच कर सकता है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि वो गैंग प्लान को फॉलो करके वहां पे रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बिजनेस मीटिंग एटिक्वेट। सबको मीटिंग चल रही है बिजनेस की, तो वहां पे एटिक्वेट क्या क्या डिमांड करता है कि क्या होना चाहिए। अब इसमें देखो कि दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है कि अंदर के एम्प्लॉयज के साथ मैनेजमेंट की मीटिंग है, ठीक है, इंट्रा मीटिंग है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल मेंबर वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल मीटिंग कई बार वो होती है जहाँ पे अपने बाहर के लोगों को बुलाया है, ठीक है। बाहर में आप लोग अपना मैसेज जो है वो डिसएमिनेट करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए आपने जर्नलिस्ट को बुला लिया, या शेयर होल्डर्स के साथ आपकी एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है, या आपने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, मीडिया हाउसेस को इन्वाइट किया है। तो ऐसे केस में भी जो मीटिंग एटिकेट्स हैं वो क्या है, इसमें ये है कि पहले तो आप ये सोच के चलें कि जो मीटिंग है इंटरनल होने जा रही है या एक्सटर्नल, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन लोगों को इनवाइट कीजिए जो उस मीटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पहले तो वो है, ठीक है, वो पर्पस पे डिसाइड होगा। उसके बाद है कौन सी जगह होगी, कौन सा क्या टाइम रखा जाएगा सूटेबल मीटिंग के लिए। फिर उसका एक वेल डिफाइंड एजेंडा होना चाहिए ताकि आप लोगों को टाइम अहेड इन्फॉर्म कर सकें कि इस चीज के ऊपर बात होनी है, ताकि जिन लोगों से आप पार्टिसिपेशन चाहते हो मीटिंग में, वो उस मीटिंग में अपनी जो पार्टिसिपेशन देकर और वो उसमें प्रॉपर उनको होमवर्क करने का मौका मिला हो, और होमवर्क करके वो अपनी जो बातें हैं वो उसमें रख सकें। और उससे ही तो ये पता चलेगा ना कि आपने जिस पर्पस के लिए मीटिंग रखी थी वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी, और पैसे भी वेस्ट होंगे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के। अब ये है कि जो अटेंडीज हैं, जो होस्ट है, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। अगर उसने कुछ दिखाना है तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अगर कुछ बताना है या कुछ और उसके पास हार्ड फॉर्म में अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो होने चाहिए, किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। ये उसी तरह से ये जब देखो आपके स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है ना, तो आपको यही बोला जाता है ना कि बेटा स्टेज नहीं खाली छोड़नी है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि बेटा यस स्टेज नहीं मैम। खाली छोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। क्या यस मतलब है मैम। कि जो ऑडियंस बैठे हैं सामने, उनके सामने खाली स्टेज जो है वो क्या शो करेगी, अनप्रिपेयर्डनेस ऑन द पार्ट ऑफ द होस्ट, कि उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करके ये तय ही नहीं किया कि नेक्स्ट क्या होगा। इसी वजह से जब भी कोई फंक्शन या कुछ भी इस तरह की इवेंट होती है तो एक इटनेरी बना लिया जाता है। इटनेरी होता है मिनट टू मिनट की कैसे उसमें इवेंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि इससे ये नजर आता है कि जो ऑडियंस है उनको किसी भी तरह की डिले या डिस्टरबेंस ना हो। कई बार प्रैक्टिकली ऐसा भी हुआ है कि जब ऐसी चीजें नहीं होती तो कुछ एक आइटम्स आपने नोटिस किया होगा प्रैक्टिकली, कि जब हम कहते हैं ना कि चीफ गेस्ट लेट आया या कुछ और ऐसी बातें हुई,
तो वहां पे क्या होता है कि टुवर्ड्स एंड जो प्रोग्राम है वो लेट होते होते अखीर वाला कोई एक दो आइटम जो है वो काट दिए जाते हैं कि इसको रहने दो, छोड़ दो, इसको स्किप कर दो क्योंकि लेट हो रहा है। तो वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस लास्ट आइटम के, वो बड़े मायूस हो जाते हैं। अब आपको समझ आती है कि मतलब जो चीजों को किस तरीके से एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाना कितना जरूरी होता है ना। तो मीटिंग जो चल रही है, और खासकर अगर वो एक्सटर्नल मीटिंग है, तो उसमें भी हर एक का जो मीटिंग को अटेंड कर रहा है उसका टाइम बहुत कीमती होता है। इसलिए उसको उस ढंग से कि जहाँ पे जो जो होस्ट है मीटिंग का, उसकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ। ठीक है जी। अब उसमें ये है कि वो मीटिंग में टाइम पे सभी पहुंचने चाहिए, टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए मीटिंग। अब जो भी है जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है वो साथ के साथ मीटिंग्स जो है वो उसके मिनट्स लिखता जाए, ताकि जो कई लोग मिनट्स नहीं वहां पे मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहे फिजिकली, तो बाद में उनको मिनट से पता चल जाएगा कि जो मीटिंग है उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चाहिए, और उसके साथ है कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके मिस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोन एटिक्वेट्स। इसमें यह है कि बेसिक मैनर्स होते हैं, जैसे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्या क्या बातें हैं। सम कॉमन टेलीफोन एटिक्वेट्स आर, ये बड़ा इजी सा है, मैं इसको जस्ट रीड आउट कर देती हूँ। जैसे पर्सन कम्युनिकेटिंग शुड कीप मेंटेनिंग अ काम टोन वाइल कम्युनिकेटिंग। जैस्मिन ने हाथ खड़ा किया था। जैस्मिन, यू वांट टू रीड आउट? ये बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, पढ़ना चाहते हो आप? हाँ जी जैस्मिन। Yes, ma'am. हाँ जी पढ़िए बेटा। Person communicating should keep maintaining a calm tone while communicating. Warm wishes like good morning, thank you, have a nice day, etc. should be used. It's important to know who you are speaking to set the tone and use relatable language with रिलेटेबल। relatable गुड। language with them. A person should never call any client at odd hours because it will be considered rude to disturb them while the client is busy. Make sure that the content is short and concise before calling any client. It is always appreciated to be a good listener and ask for feedback. It is important to never put another party on hold for too long. It is of the important telephone etiquettes is to not take too long to pick up a call. In case of network issues between a call, it is advisable to deal with patience and wisely. At the end of the conversation, the final etiquette is to ensure that everyone is on the same page. हाँ जी, इसमें से कुछ पॉइंट्स जैस्मिन आप बताओगे, आपको क्या समझ आई है? ये First फोन point पे है बात करने के एटिकेट्स हैं। हाँ जी बोलिए। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮ ਟੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲकुल। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ जो टोन है हमारी वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं या कैसे है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑड आवर्स पे आपने कॉल नहीं करनी है, क्योंकि खासकर ये एक प्रोफेशनल कॉल की बात हो रही है। आप अपनी फ्रेंड से बातें नहीं कर रही हो कि कहीं पे भी किसी भी टाइम पर आधी रात को फोन कर लिया या जो भी है। वो कंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि आपको उसके बारे में पता है कि वो इस टाइम पर जाग रही होगी, सोई नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रोफेशनली बात कर रहे हो तो जो राइट टाइम होता है उसको कॉल करने का, तो वो शाम के 7 बजे के बाद या 7:30 के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं अगर आप उसे फोन कर रहे हो। ठीक है। अगर क्लाइंट को कॉल जा रही है तो जो क्लाइंट होगा वो तो कभी भी वो नहीं करेगा, अटेंड ही नहीं करेगा, वो तो उल्टा इरिटेट हो जाएगा कि अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं ये लोग, है ना, इस तरह से। तो इसके साथ है कि एक गुड लिसनर बन के आपने कॉल अटेंड करनी है। किसी दूसरी पार्टी को होल्ड पे नहीं रखना है ज्यादा देर, कि आपने उसके फोन को होल्ड पे लटका दिया तो अगला बंदा सोचेगा कि मेरे को कॉल पे लिया ही क्यों है, फिर वो कॉल बंद कर देगा। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स बड़े आसान थे। हम आगे चले, आगे चले। यस मैम ओके। नेक्स्ट इज बेटे मील एटिक्वेट्स।
जैसे ये अब इसमें ये आ गया कि जैसे बिजनेस में हम लोग एक बिजनेस में कैंटीन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, हम लोग जैसे कुछ भी किसी भी तरह से वहां पे खाना खाते हुए या कुछ भी जो बात कर रहे हैं या जो भी हमारा क्या किस तरह का होना चाहिए। अब द वे अ पर्सन बिहेव्स इन अ बिजनेस मील रिफ्लेक्ट्स हिज और हर पर्सनालिटी एंड द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। A person needs to demonstrate social skills by following some etiquette rules. A person should dress appropriately as per the occasion. ठीक है, उसको ड्रेस उस तरह से करके आना चाहिए जैसे कि ओकेजन है, जिस तरह की मीटिंग है। फिर उसके बाद है कि कुछ टाइम पहले आ जाना चाहिए अगर वो होस्ट है तो, ठीक है, ये ना हो कि गेस्ट पहले आ गए, होस्ट पहुंचा ही नहीं। उसके बाद है बड़ी लाइट सी कन्वर्सेशंस, कोई स्ट्रेसफुल टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मौके पे ऐसे इकट्ठे हुए हैं तो उसका मतलब हम कुछ भी कोई इमरजेंट टॉपिक नहीं डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए। जस्ट एक लाइट मोमेंट्स जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर धीरे से जिस पर हम इकट्ठा की तरफ मुंह से, ठीक है। अब उसके बाद है मेक एन एफर्ट टू मेंटेन गुड पोस्चर ऑन द चेयर थ्रू आउट द मील। तो आपका जो पोस्चर है, जो सिटिंग पोस्चर है, जो बात करने का ढंग है वो लाइट होना चाहिए। वहां पे आपका जो है इस तरह से इरिटेटिंग और क्या बोलते हैं उसको, जल्दबाजी वाला नहीं होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। इट इज पोलाइट टू वेट अंटिल एवरीवन एट द टेबल हैज रिसीव्ड देयर मील। सबके पास सबका खाना आ गया, उसके उस तब तक आपको पोलाइटली वेट करनी है। आप अकेले नहीं बैठे हो वहां पे, यू आर नॉट सिटिंग ऑन एन आइलैंड, ठीक है। तो और जो सर्व कर रहा है उसकी तरफ भी जेंटल एंड काइंड और पोलाइट होना चाहिए। तो ये सारे जो है नॉर्मल, ये देखो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के एटिक्वेट्स कम और ये जनरल लाइफ के जो डिसिप्लिन के रूल्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मील एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द होस्ट फॉर इनवाइटिंग। जिसने आपको इनवाइट किया है उसको खूब सारी तारीफ उसकी कर कर और दिल से करनी है, क्योंकि उसने एफर्ट किया है। तो उसके एफर्ट की आपने तारीफ करके फिर आपने उस अपने मील एटिक्वेट्स के की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम लोग ईमेल के ऊपर थोड़ा सा आएंगे। ईमेल को लेकर डूज और डोंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। जब आप किसी को मेल करते हो, ये रिटन कम्युनिकेशन की बात आ गई। ऊपर जो सारा कुछ चल रहा था वो आपका एक्सप्रेस बिहेवियर चल रहा था ओरल फॉर्म में, ठीक है। अब रिटन कम्युनिकेशन की जो है वो बात आ गई और वो क्या है, जब डूज क्या है, क्या क्या होना चाहिए, शुड बी। अब इसमें फर्स्ट है यूज अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। मेक श्योर योर सब्जेक्ट लाइन इज कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव। इट शुड गिव द रिसिपिएंट एन आइडिया ऑफ द ईमेल कंटेंट। जैसे हम लोग सब्जेक्ट दिया होता है ना वहां पे, विशा जिसे पंजाबी में भी आप बोलते हो, हिंदी में भी आप विशा लिखते हो, कोई आप फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वहां पे जो है सब्जेक्ट आप जब लिखते हो और सब्जेक्ट के साथ आप लिखते हो कि आप उसके आगे उसमें आगे जो बॉडी है मेल की, जो जो फॉर्मल लेटर की, तो वहां पे आप क्या लिखने जा रहे हो, तो वहां पे आप लिख देते हो सब्जेक्ट में रिगार्डिंग दिस थिंग। तो वो बड़ा ही ब्रीफ में होता है और उससे एक पढ़ने वाले को आइडिया मिल जाता है कि मेल में आगे इन्होंने क्या पूछा होगा। अगर कोई परमिशन लेनी है तो आपने लिखा होगा रिगार्डिंग परमिशन फॉर दिस। अगर आपने कुछ लीव लेनी है तो आप लिख देते हो रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ लीव, है ना, इस तरह से। तो उसे पता चल जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद है स्टार्ट विद अ प्रॉपर ग्रीटिंग। जैसे हम लिखते हैं ना अपनी एप्लीकेशन में कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर और मैडम, तो सैल्यूटेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये दोबारा से इंग्लिश की ग्रामर की बातें आ जाती हैं। अगर वो आपका पीयर ग्रुप है या आपका जैसे कि सेम लेवल का है तो आप उसको हेलो भी लिख सकते हो। अगर वो आपसे सीनियर है तो आप उसके लिए हेलो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि आपने कंसाइज होकर अपनी बात रखनी है। रिस्पेक्ट द रिसिपिएंट्स टाइम by keeping your email brief and focused on the main topic। वही बात करनी है, टू दी पॉइंट करनी है, इधर उधर नहीं लेके जाना। प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है, किसी भी तरह से आपने कोई स्लैंग या कुछ भी वो नहीं, कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट है बेटा प्रूफ रीडिंग बिफोर सेंडिंग। आपने जैसे हमने पीछे आपको ध्यान होगा सेकंड चैप्टर में काफी कुछ हमने इसके ऊपर उसमें किया था, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन की मीनिंग ही चेंज हो जाए, आपको मैं दोबारा से याद करा रही हूँ वो वीक वाला पॉइंट WEAK और WEE के, है ना, उसमें वो काफी ज्यादा मीनिंग ही चेंज हो जाता है।
तो वो सब चीजें आपने चेक कर लेनी है, मिस्टेक्स ना हो, जो है प्रॉपर पैराग्राफ्स जो है उनकी मार्जिनलाइज्ड हेडिंग्स बनी हो, वो सही होना चाहिए। अगर आपने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग की हो, अगर बुलेट्स यूज करने हैं तो बुलेट्स यूज किए हों। इसके बाद है इफ यू नीड अ रिस्पॉन्स और एक्शन फ्रॉम द रिसिपिएंट स्टेट दिस क्लियरली एंड प्रोवाइड एनी नेसेसरी डिटेल्स। अगर आपने किसी भी तरह की कोई परमिशन लेनी है तो उसमें आपको फिर उसमें रिसिपिएंट को मैसेज साथ ही साथ डालना पड़ेगा कि इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉजिटिव एंड अर्ली रिस्पॉन्स, ऐसे करके कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एड अ सिग्नेचर। तो आपने अपना जो है, जैसे हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में यूअर्स फेथफुली, तो क्योंकि ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस लेटर का पार्ट है, तो वहां पे आप अगर दूसरी कंपनी भी हो सकते हो, दूसरी कोई इंस्टीट्यूट या दूसरी पार्टी भी हो सकते हो, तो आपका जो है उसमें प्रॉपर नाम, टाइटल, जो कंपनीज का नाम और कॉन्टेक्ट की आपका जो मोबाइल नंबर है वो सब आप जरूर साथ में अटैच करते हो। और फिर आप पोलाइट लैंग्वेज के साथ रिस्पेक्ट शो करते हुए थैंकिंग यू करके करके उसको आप कंप्लीट करते हो, कंक्लूड करते हो। और साथ में ये भी है कि अगर आपको कोई मेल आई है और आपने रिस्पॉन्स देना है तो आपने उसको एक, जैसे कहते हैं कि आपने टाइमली रिस्पॉन्स देना है। एक मेल का आंसर विद इन 24 to 48 आवर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे इंफॉर्मेशन डिलेड एक तरह से इंफॉर्मेशन डिनाइड ही होती है। ठीक है, ये कॉमन प्रवर्ब है, इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। अगर आपने किसी चीज को लेट कोई रिप्लाई किया और बाद में उसका वो, जैसे हम कह देते हैं ना कि तुमने फोन नहीं उठाया, तो कहेंगे हाँ मैं बिजी था, मैंने 5 घंटे बाद आपको फोन किया, वो कहेगा अब क्या फायदा, अब तो हो गया जो होना था। बस यही वाली बात का इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट नहीं आने देना, नहीं तो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा। कि क्लाइंट को जब जरूरत थी आपने उसको जो है अटेंड नहीं किया, चाहे उसने कुछ भी बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट ही कुछ कहना था, लेकिन उस केस में आपने उसको हमेशा के लिए फिर गवा दिया। तो इन चीजों पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब डोंट्स में देखो, डोंट यूज ऑल कैप्स, राइट इन ऑल कैप्स इज परसीव्ड एज शाउटिंग एंड कम अक्रॉस एज एग्रेसिव। तो आपने उस ढंग से बात नहीं करनी कि आपका जो मैनर्स हैं वो एग्रेसिव नजर आए। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं यूज करना है, ये ग्रामर की सारी बातें हैं कि हाउ चीप यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, मीन्स आई एम जस्ट सरप्राइज्ड, हाउ कम यू कैन डू दिस, है ना, ऐसे करके कि मतलब इस तरीके से कि आप उसको ये हैरानी दिखा रहे हो, है ना, आप उनको थोड़ा सा अपना एंगर दिखा रहे हो, ये इस तरीके से आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, अब कई हैं जैसे कि कई तरह के आजकल इमोटिकॉन्स यूज करते हैं, जैसे आप मोबाइल्स में यूज होते हैं, जो बड़े अनप्रोफेशनल लुक देते हैं, जो नहीं करने चाहिए। जैसे कि चैट करते हुए हम लोग कई बार, जैसे हमने किसी को अपना गुस्सा दिखाना है तो हम गुस्से वाला स्माइली जो है वो दिखा देते हैं, भेज देते हैं किसी को। जैसे हाँ, जेस्चर अगर अच्छा दिखाना है तो अच्छे जेस्चर वाले इमोजीज भी होते हैं, जैसे हाथ जोड़ के आप उसको रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, वो वाले। बट अदरवाइज आपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर कहीं भी यूज नहीं करना है। और इसके साथ के साथ ये भी है कि जो टेक्स्ट है, जो सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट होने चाहिए। अब देखो ये भी ग्रामर का पार्ट है, यहाँ पे दिया है कि आपने वाई और यू लिखना है, वहां पे आपने सिंगल वर्ड यू नहीं कर देना है। ठीक है, अब आमतौर पे कई बार ना, जैसे हम ग्रीटिंग में पूछते हैं ना कि हाँ जी हाउ आर यू, तो आगे से अगले से जवाब आता है कि आई एम ओके यू से। अब यू से जब लिखते हैं वो लोग, हाँ जी, तो उसमें हम लोग यू को क्या कर देते हैं, ये आमतौर पे आप लोग अक्सर फोन पे चैटिंग के दौरान करते होंगे। वाई ओ यू लिखने की बजाय आप फटाफट में आप कहते हो मेरी तो चैटिंग की टाइपिंग बड़ी बढ़िया है, तो अब यू लिख देते हो इस तरह से छोटा सा, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ जी बोलिए बेटा, बोलो जी, फर्स्ट पॉइंट हु इज इट ऑन द अदर साइड। हाँ जी बेटा, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट मैम कैप्स बटन लिख के कीजिए। अच्छा चलो एक बार इसको एंड तक ले जाते हैं, फिर मैं ऊपर वापस आती हूँ। ठीक है, हाँ जी, इसमें है डोंट अटैच लार्ज फाइल्स। लार्ज फाइल्स जैसे माने कि आपने बहुत कुछ अटैचमेंट जो है वो, मतलब जो भी आप कुछ भेज रहे हो वो कुछ छोटा मोटा कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म में, ऐसे ना हो कि आपको फाइल जो है उसको इतनी बड़ी है कि उसको रिसीव करने में नेट की कनेक्टिविटी का इश्यू हो सकता है, या कुछ भी उसको फाइल रिसीव नहीं हो रही, या उसको कोई और ऐप डाउनलोड करनी पड़ रही है उसको रिसीव करने के लिए। तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल एक टॉक हो रही है। उसके बाद ये है कि आपने, हाँ ये देखो ये माइंडसेट की बात है, वो कहते हैं इफ यू आर अपसेट वेट अंटिल यू हैव काम डाउन
to write and send your email. Emotional mails can be damaging. ये बात ओरल कम्युनिकेशन में भी आती है और ये बात रिटर्न में भी आती है कि जब भी आप कभी बेसिकली काम नहीं फील कर रहे है ना, तो किसी से भी वो कहते हैं कि आपने बात नहीं करनी, चाहे कितना आपके अंदर तूफान आ रहा हो। तो खास करके जब आप एक बिजनेस सेटिंग में हो, तो बिजनेस सेटिंग में आपकी किसी के साथ जो भी आपने अपना बिहेवियर एग्जिबिट कर दिया, वो बिहेवियर हमेशा के लिए एक इमेज बन जाता है दूसरे के ऊपर। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आप बिजनेस कम्युनिकेशन में आप आगे चल रहे हो, तो वहां पे आप हर टाइम एक क्या बोलते हैं उसको, सर्वेलेंस में हो। आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और कौन ऑब्जर्व कर रहा है? हर दूसरा पर्सन जिसके साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही है। तो वहां पे जो है आपकी कुछ अगर आप लिख के भेज रहे हो या आप बोलकर बात कर रहे हो, तो वो जो बातें हैं वो बड़ी कंट्रोल्ड और जिसे बोलते हैं ना काम कंपोजर में कन्वे होनी चाहिए। तो अगर आप अपसेट फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तो वेट अंटिल यू फील काम और एट पीस, ओनली देन यू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल्स। और अगर आप वर्बली भी कर रहे हो तो आपको बड़े ढंग से बात करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट हैविंग दैट कैपेसिटी, तो आप उस टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए, उसके ऊपर चुप कर जाइए, ठीक है, इट्स बेटर। क्योंकि अदरवाइज जो भी अगर आपने जिस तरह से भी बात करी, वो आपकी जो है हमेशा के लिए एक इमेज पेंट कर देगी, ठीक है, तो वो सही नहीं है। नेक्स्ट इज, उसके बाद है अवॉइड फॉरवर्डिंग चेन ईमेल्स और स्पैम्स। डू नॉट फॉरवर्ड चेन ईमेल्स, जोक्स और इररेलेवेंट कंटेंट। कई बार होता है ना, आगे के आगे दिया होता है कि जैसे इनबॉक्सेस में कि इसको आगे के आगे फॉरवर्ड कीजिए, है ना, इसको, तो वो वाली चीजें जो आगे के आगे फॉरवर्ड करने को दी गई हैं वो सब नहीं करनी चाहिए। वो तो हम वैसे भी बोलते हैं दैट ऑल इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज व्यर्थ, उसका बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ऑल जंक, तो अवॉइड करना चाहिए। डोंट अज्यूम प्राइवेसी। अब इसमें है, रिमेंबर दैट ईमेल्स कैन बी फॉरवर्डेड और शेयर्ड, सो डोंट इंक्लूड सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर देखो ईमेल जो होती है ना, वो आपने भेज दी है, आप ईमेल को आप हाइड या लॉक नहीं कर सकते हो कि ये आगे शेयर ना हो पाए, ठीक है। तो व्हाट्सएप में तो आजकल एक आ गया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ भी अनप्रोफेशनल कुछ भी वर्ड या कुछ भी यूज कर लिया है या कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो कई बार गलती से किसी और को चली गई, कहीं और जानी थी, तो आप डिलीट कर लेते हो फॉर एवरीवन। लेकिन मेल्स के केस में ईमेल जो है, वहां पे जो प्राइवेसी को मेंटेन करना थोड़ा जरा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए पहले ही केयरफुल होकर आप भेजें कि आप क्या भेज रहे हैं, क्या वर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप किसी के साथ आपस में बात करके फिर ही उसको फाइनलाइज करें। डोंट इग्नोर email threads if you're responding to long email chains. Make sure you read the previous messages to understand the context fully. अगर पीछे से कोई मेल्स के आप लोग आगे की आगे कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई जवाब दे रहे हो, तो उसका लिंकेज है पिछली मेल्स के साथ, तो आपको पिछले मैसेजेस जिसमें बात चल रही है वो पता होने चाहिए। आप नए ढंग से नई स्टोरी अपने से शुरू नहीं कर सकते, नई बातें अपने से शुरू नहीं कर सकते। जो पीछे से टॉपिक की डिस्कशन चली आ रही है उसको साथ में लेके चलना है। एंड डोंट ओवर यूज हाई इंपॉर्टेंस। इसको आप ये है कि मतलब एक ये नहीं है कि हर बात के लिए मेल भेज दिया इस तरह से, तो उसको इस ढंग से यूज कीजिए कि अगर अर्जेंट मैटर है वहीं पे आप उसको यूज करें। हर बात में आप लोग मेल भेजे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो है इंपॉर्टेंस वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली आप लोग, आप खुद ही सोचो, अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपस में कोई मेल्स के थ्रू बात थोड़ी करते हो, आप आपस में और मोड्स जो होते हैं उनसे बात करते हो जहाँ पे आपको क्विक फीडबैक मिलता है ना, मूड्स का पता चलता है। तो ऑफिस यूज में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का रोल जैसे हम कहते हैं ना कि एक इमरजेंट या स्पेशल मैटर्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने आप को एंगेज करती है, तो किसी को रिटर्न में कुछ भेजना ये जो है अवॉइड करना चाहिए। एक रूटीन मैटर्स के लिए अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और नहीं तो उसकी जो मेल की जो इंपॉर्टेंस है वो अंडरमाइन हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखें अभी Yes, इसमें है अभी
इसमें ना ये है, पता है क्या, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर मैं इसको आपके लिए इसलिए रीड आउट करी हूँ। मतलब इसमें से आपको जो क्वेश्चंस है ना वो जनरल उसमें आने हैं, एक एक पॉइंट के बीच में घुस के नहीं ऐसे आएंगे, तो ये बड़ा आसान सा रहेगा। जैसे देखो अभी अटायर की बात है, अटायर वही क्लोथिंग आ जाती है, ड्रेस आ जाती है। अब इसमें वही है कि बिजनेस कैजुअल्स फॉर मेन क्या होते हैं। जो बॉयज क्लास अटेंड कर रहे हैं वो देख रहे होंगे इसमें क्या है। कोई बॉय है क्लास में, एनी बॉय हु कैन रीड आउट। ये मेन के लिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिजनेस कैजुअल और बिजनेस फॉर्मल। एनी, हाँ जी, एनी बॉय ऑन द अदर साइड? हेलो, चलो मैं ही पढ़ देती हूँ फिर। बिजनेस कैजुअल फॉर मेन क्या है? इट टिपिकली इन्वॉल्व्स वेयरिंग अ पेयर ऑफ डेस्क ड्रेस slacks along with button down shirt or sweater. Khakis can also be worn. A sport coat or blazer is also common. Neckties are completely optional. मतलब ये उन्होंने एक ड्रेस कोड बता दिया है जो कि प्रोफेशनल लुक जो है वो उसकी दिखाता है, तो इसमें मुझे कुछ खास समझाने वाली बात नहीं लग रही। बिजनेस फॉर्मल्स क्या है? Business formal dress is highly professional and consists of suit pant in preferred colors like black, navy blue, gray, or brown. This suit is worn with a traditional dress shirt along with dress socks and shoes. Neckties are a must and should contain only a minimal pattern design. Shirts should always be tucked and neatly ironed. ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी कोई खास कुछ नहीं ऐसा बताया कि आपको ध्यान में बड़ा रखना है, खरीदना पड़ेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल लुक देने के लिए। बस नीट एंड क्लीन और सही ढंग से उसको आपने वियर किया हो, यही चाहिए होता है। वुमेन के लिए, हाँ जी, एनी गर्ल पढ़ेगी कोई? हरमन, ma'am. कोई और, कोई भी? हाँ जी, एनी बड़ी? हाँ जी बेटा। Business casual for women. Women may choose patterned outfits with features such as the ruffles or lace, provided they are not exclusive. A good rule of thumb is that clothing should not be too tight or revealing. Knee-high and ankle boots, along with flats, sandals, and higher heel shoes are also acceptable. Business formal ये भी for women. Women should wear tidy dresses, skirts, or slacks. Tops टाइडी, should टाइडी ड्रेसेस, टाइडी tidy ड्रेसेस मींस dresses. नीट एंड, हाँ, नीट एंड टाइडी ड्रेसेस, हाँ जी। Tops should include neat button-down shirts, blouses with a blazer. Business professional shoes include classic medium-sized heels, loafers, or tidy flats. Women can accessories with minimal jewelry and belts. हाँ जी, मिनिमल ज्वेलरी एंड बेल्ट्स। ये थोड़ा बहुत अगर आप ज्वेलरी आइटम्स भी पहन लेते हैं कोई छोटी वाली, तो उसका भी कोई भी नहीं है, वो सब अलाउएबल है। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास बताने वाली बात है, ये आपकी ड्रेसेस का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। प्रॉपर वे टू मेक इंट्रोडक्शन। अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन मेक्स अ पर्सन लुक पॉइज्ड, पॉलिश एंड प्रोफेशनल। सम गाइडलाइंस। अब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो कैसे है, या आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो कैसे इंट्रोडक्शन उसकी करवानी है। इंट्रोड्यूस पीपल इन बिजनेस बेस्ड ऑन रैंक, नॉट जेंडर और एज। आपने लोगों को उसकी डेजिग्नेशन या पोस्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करना है, ना कि वो मेल है कि फीमेल है या उसकी क्या एज है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिस्टर सुरेश, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ज्योति कुमारी, असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी, ये नहीं कि ज्योति कुमारी जो है वो उसका एज क्या है या किस बैकग्राउंड से है या क्या पढ़ी लिखी, क्या क्वालिफिकेशन है, ये नहीं। In business, the client, guest or visitor is more important than the boss or co-worker and should be introduced first. अब जो क्लाइंट है उसको वो इम्पोर्टेंस आपने देनी है, ठीक है, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस पहले कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो कि आप बता रहे हो कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जब हमने बात करनी है या इंट्रोड्यूस करना है तो एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करते हुए फिर स्माइल के साथ। आप खुद ही देखें कि अगर आप कहीं पे जाते हो, आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो वहां पे जब मिलते हो, वहां पे आप बात करते हो, तो अगला बंदा आपके साथ बिना आई कांटेक्ट किए आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा ये फॉर्मेलिटी हो रही है ना। ये है, एक्सटेंड अ गुड एंड फर्म नॉट पेनफुल हैंडशेक टू एग्जिबिट रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। एक दूसरे के साथ अच्छे से जो है हैंडशेक होना चाहिए। इट इज डिजायरेबल टू से समथिंग नाइस टू अदर पर्सन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग, लाइक इट्स प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
ऐसे कह के, और आपने जो हैंडशेक किया प्रॉपर। अब हैंडशेक में ना तो ढीला हैंडशेक कि लगे कि हम टाइम पास वाला कर रहे हैं, कि हम लोगों को हमारा आपस में हैंडशेक करना एक कंपल्शन है, और ना ही इतना ही ज्यादा मतलब कि उसको जैसे कि उसका हाथ ही दबा के उसकी हड्डी के ऊपर आपने जोर डाल दिया। कई बच्चे भी आपस में शरारतें करते हुए करते हैं ना कि इसको भी थोड़ा मजा चखाता है, वो वाली चीज नहीं। आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप लोग मेच्योर हो, आप लोगों को मैं यहाँ पे ना विजुअलाइज करवा रही हूँ कि आप, जब मैं आपको ये बोलती हूँ ना कि आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को वहीं पे खड़ा महसूस करके देख सकते हैं कि हम जैसे किसी को इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। पीछे भी हमने जितने भी पॉइंट्स किए, उसमें भी आपने खुद को ज्यूम करके अगर लेके चलोगे तो आपको मजा भी आएगा, आपको समझ भी आएगी। ठीक है, आपने वर्ड टू वर्ड की मीनिंग में नहीं जाना है, पर आपको जनरली पता होना चाहिए कि मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ, और अगर मैं वहां पे किसी से हैंडशेक करना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ बिजनेस उसमें सेटिंग में तो मैं कैसे खा रही हूँ, अगर मैंने ड्रेस पहनी है तो मेरी ड्रेस कैसे नजर आ रही है, ये सारा कुछ आपने उस, ये जो हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, आपने उसको उस सेंस में समझना है। इसमें वर्ड बाय वर्ड के बीच में नहीं जाना है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, या इस सेंटेंस में आपको एक जनरल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस फ्लो में इसको अच्छे से समझ पाओगे। और भी क्लैरिटी हो जाएगी जब आप इसको दोबारा से एक बार रीड करो। ठीक है, अब इसमें है कीप द फॉर्म्स ऑफ एड्रेस इक्वल टू ऑल मेंबर्स, अवॉइड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सभी को एक जैसा आप लोग ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, यूज अ पर्सन सरनेम एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आप उसके जो सरनेम को यूज कर रहे हैं कि हाँ जी मिश्रा सर, शर्मा जी, ऐसे करके, मतलब जो उनका सरनेम है उसको पहले आप रख रहे हो। ठीक है, नाम में प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और जो सरनेम है उसको आप पहले नंबर पे रखते हैं। अवॉइड यूजिंग ऑनरिक सच एज मिस और मिस्टर टू इंट्रोड्यूस वनसेल्फ। तो आप जैसे जैसे मैंने बोला कि आपने मैसेज करके हम लोग लेटर लिखते हैं ना, उसका एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, उसी तरह से यहाँ भी आपने किसी भी तरह से ये वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मिस और मिस्टर। तो आप सीधा नाम से भी इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी बाय क्लियरिंग स्टेटिंग फुल नेम। पूरा नाम लिया जाए, आप उनके लिए रिस्पेक्टफुल होके बात करें, उनके उनको इंट्रोडक्शन दें, और उनके जो नाम है प्रोनाउंस करेक्टली करें। जैसे मैंने आपको वही बोला, इसीलिए उन्होंने बोला कि सरनेम्स को आप लोग पहले ही बोल सकते हैं, नेम में कहीं भी किसी भी तरह की जो है प्रोनाउंसिएशन की गलती हो सकती है। अब कर्टसी एट वर्क प्लेस। अब आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि मैं एक वर्क प्लेस पे पहुंच गई हूँ, और वहां पे मेरे को बिहेवियर कैसे का एग्जिबिट करना है जिससे कि मेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड हो। अब इसमें यही है, गाइडलाइंस क्या है, जैसे देखो, हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू रीड, पढ़ेगा कोई? एनीवन बेटा? मैम पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए Courtesy is पढ़िए। one of the keys communication. It helps in gaining trust and building strong and positive relationships. Some guidelines for showing courtesy are: greet people properly, acknowledge them with a smile and calm tone. Introduce yourself and or the other people to the rest of the members. It is desirable to address your colleagues by their names to make them feel comfortable. It is rude to interrupt people when they are speaking. Reply to all conservations or innovations kindly. Avoid discussing sensitive or controversial matters in public. Try to arrive on time or early for meetings and appointments. Dress appropriately as per the company's guidelines. Exhibit positive and kind action like holding the door and the elevator for people. Respect people's property. Property. Avoid humiliating others for fun. Respect people's privacy. Do not ask personal or offensive questions. ऑफेंसिव क्वेश्चंस। अब देखिए, थैंक यू बेटा। अब देखो, जब आप किसी से कहीं पे काम करने आप चले गए, आप खुद को वहां पर इमेजिन कीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किए। ठीक है, आप सब विजुअलाइज कर सकते हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, आपकी आवाज में कामनेस है, आप अंदर जाते हैं, आपके सामने जो लोग आते हैं आप अपने बारे में बताते हैं, आई एम सो एंड सो। ठीक है, और आप बाकियों के साथ हैंडशेक करते हो, इनसे मिलते हैं और बताते हैं कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ठीक है, आप एक दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जाने लगे, आपको कलीग्स के नाम पता चलने शुरू हो गए, तो आपने फिर वहां पे
उनको नाम से बुलाना शुरू किया, उनके रैंक से नहीं। इंट्रोडक्शन रैंक से होगी, लेकिन बाद में जब आपने एक दूसरे से बात करनी है तो नाम से बुलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके स्कूल में जैसे SLAs हैं, ठीक है, या कोई और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में कुछ है, तो अब वहां पे उनको सर और मैडम भी बोलते हैं ना। आप ये थोड़ी बोलते हैं SLA मैडम या SLA सर या लाइब्रेरियन मैडम, ऐसे तो नहीं बोलते ना वहां पे उनको। तो इसका मतलब है कि जब आप एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको नाम से बुलाना है। उनके उनके देखो, क्योंकि आप तो छोटे हो, तो आपके लिए जो बड़ा है वो चाहे लाइब्रेरियन है, चाहे SLA या कोई ऑफिस क्लर्क है, आप उसको वैसे ही सर और मैडम बोलेंगे। अगर आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप उनकी एज ग्रुप के सेम लेवल के हो, आपने स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे भी आप उनको SLA मैडम नहीं बोलेंगे, वहां पे आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई लाइब्रेरी में है या कोई और टीचर भी है आपके साथ सेम लेवल का, तो आप उसके नाम से बुलाएंगे। आप उसको ये नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री मैम, फिजिक्स टीचर, कॉमर्स मैम, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब उनका नाम आप लेके कंफर्टेबल फील करवाएंगे, तो ये है। उसके बाद आप एक गुड लिसनर की तरह बिहेव करेंगे, जो कोई भी है आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सेंसिटिव मैटर्स को आप लोग पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे, किसी की जैसे बैक बाइटिंग नहीं करनी है, टाइम पर पहुंचना, ये आप सब लोग कर रहे हो, आप समझो कि आप कर रहे हो, अपने अपने आप को ड्रेस किया है अप्रोप्रिएटली, ठीक है, आपके एक्शंस जो हैं वो काइंड हैं। अगर कोई आप मतलब कमरे से बाहर आ रहे हो, किसी ने अंदर आना है, तो आपने दरवाजे को पकड़ के रखा है कि दूसरे को हेल्प हो जाए। मतलब ये छोटे छोटे से जेस्चर्स हैं। इससे क्या होगा, जो दूसरा पर्सन है वो आपको थैंक यू कहे बगैर नहीं जाएगा, वो बोलेगा अच्छा कि इसने मेरे लिए खड़ी होके, इसने खड़े होके दरवाजा खोला, तो वो कहेगा थैंक यू मैम, ऐसे करके। तो ये वाली जो बिहेवियर की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आपने पूरी करनी है। नेक्स्ट जो है टॉपिक ये है बेटे, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस जो है वो तो पब्लिक में, सोसाइटी में ही उसने बढ़ना है, थ्राइव करना है। तो वहां पे अगर पब्लिक रिलेशंस जो है वो सही ढंग से नहीं एस्टेब्लिश होंगी, तो पब्लिक का जो एक जो सिग्निफिकेंट रोल है वो सक्सेस भी ला सकता है, फेलियर भी ला सकता है। अगर सही ढंग से पब्लिक के साथ डील किया जाएगा तो ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी। अगर नहीं किया जाएगा तो नेचुरली वही जो चीज है वो बाकी की जो कंपटीटर्स हैं उनको फायदा दे जाएगी और उसको नुकसान दे जाएगी। इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है पब्लिक रिलेशन का। पब्लिक रिलेशन जो है, पब्लिक रिलेशंस कैन बी डिफाइंड एज सस्टेनिंग एंड तो मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग relationships, maintaining and sustaining a healthy relationship between the organization एंड पब्लिक एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो पब्लिक रिलेशन में यह है कि आपने रिलेशन बनाई और फिर इसको संभाल के रखा, सस्टेन करके रखा, ठीक है। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज टू इंश्योर द करेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टारगेट ऑडियंस. It helps in maintaining the brand image of an organization in the eye of its audience impactfully for a long period of time. देखो वही बात है, मैंने अगर देखो, अगर आप अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपने आप को नहीं समझ पा रही, आप अपने आप को क्लाइंट की तरह सोच के देखो। आप कहीं पे गए, वहां पे आपके साथ किसी ने डीलिंग अच्छे से करी, तो जब आपने उसको याद रखा, दिमाग में उसी ब्रांड इमेज आपके माइंड में आ गई कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयज है ना, उनको बड़े ढंग से सिखाया गया है कि ऑडियंस या क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करनी है। तो यहाँ पे मुझे जाके ना बहुत अच्छा लगा है, यहाँ की ना पूरी जगह का एम्बियंस ही बहुत अच्छा था। तो नेचुरली जो पब्लिक रिलेशन के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जो पब्लिक डीलिंग में लगाए हुए हैं, उनका जो बिहेवियर है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और वहीं पे अब अपने आप को रख के देखो कि आप वहां के एम्प्लॉयज हो, तो आपके पास लोग आ रहे हैं क्लाइंट्स, तो फिर आपका जो बिहेवियर है वो कैसे होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस रेफर्स टू द पार्टीज टू हुम द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डिलीवर इट्स इंफॉर्मेशन टू क्रिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप। मतलब जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो है वो एक रिलेशन बना के रखनी है। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, हॉस्पिटल्स हैं, टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, पेशेंट्स होंगे एंड देयर फैमिलीज या गार्डियंस होंगे। रिटेलर्स जो हैं उनके आगे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, कस्टमर्स होंगे। तो मतलब हर एक के लिए टारगेट ऑडियंस अलग अलग होते हैं। तो उस ढंग से आपको उसी तरह से बिहेव जो है पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए करते हो। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक बार ऐसे ही मैं किसी हॉस्पिटल में गई, तो वहां पे किसी डॉक्टर के साथ कुछ बात हो रही थी, है ना। तो उनके साथ जब हम अंदर बैठ के मिले, बात हुई, तो काफी सेटिस्फैक्टरी ढंग से उन्होंने काम ढंग से बात करी।
वो बाहर निकल के टॉप फ्लोर पे जाने लगे लिफ्ट के थ्रू। तो मेरे को कुछ ऐसे याद आ गया कि एक बात पूछनी रह गई। तो मैंने उनको पीछे से जाके उनको कहा कि एक्सक्यूज मी, मेरी एक बात की क्वेरी रह गई। तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ काइंड जेस्चर ही शोड। तो मतलब उन्होंने अपनी लिफ्ट की डोर को तब तक नहीं बंद होने दिया जब तक कि मेरी उनके साथ बात पूरी कंप्लीट नहीं हो गई। तो उन्होंने जब बात कर ली तो मुझे इतना वो काइंड जेस्चर लगा उनका, कि नहीं तो वो ये भी बोल सकते थे कि कोई बात नहीं आप या उनका कोई और जो था साथ में कोई असिस्टेंट्स थे, वो कह सकते थे कि नहीं वो तो अब चले गए हैं, आप उनसे नेक्स्ट राउंड में बात करना, या आप नेक्स्ट डे बात करना, या आप इतने बजे। मतलब चलो ठीक है, कई बार अगला जो आपको अटेंड कर रहा है उसकी कोई इमरजेंट नीड भी हो सकती है कि उसको वहां से जाना पड़ रहा है, वो नहीं भी करेगा। लेकिन जब कभी कोई एक्स्ट्रा कंसर्न या केयर शो करता है, तो उस केस में वो जो चीज है वो उस हॉस्पिटल के लिए, उस डॉक्टर के लिए, उस पर्सन के लिए, इस प्रोफेशन के लिए एक खास रिस्पेक्ट जो है वो खड़ा कर देती है एक क्लाइंट के माइंड में। तो ये एक लाइव एग्जांपल है जहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आया, तो मेरे को लगा मैं आपसे इस चीज को जरूर शेयर करूँ, ठीक है। अब फंक्शंस जो है पब्लिक रिलेशन में, इसमें क्या है बेसिकली, वही है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनानी। इसमें है पब्लिक रिलेशंस पॉलिसी। जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रॉपर एक पब्लिक रिलेशंस पॉलिसी बना के चलती हैं, ठीक है, कि किस ढंग से हमने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है, क्या क्या उनको हमने बेनिफिट्स देने हैं, क्या क्या कन्वीनियंसेस ऑफर करनी है, ठीक है। और ये सारी जो बातें हैं ये सारी टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में होनी चाहिए। तो ये पीआर डिपार्टमेंट जो होता है ना, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, ये उसका काम होता है। और उसके साथ अगर कुछ वो पब्लिकली कुछ वैसे ही एट लार्ज मतलब ऑडियंसेस को कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो स्पीचेस के थ्रू या कोई प्रेस रिलीजेस के थ्रू भी उनको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, पॉलिसीज के बारे में पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की एक पब्लिसिटी ही हो जाती है जब आप अनाउंस करते हो कंपनी की एक्टिविटीज जनरल पब्लिक तक, ठीक है। तो इससे प्रमोशनल कैंपेन्स जो है वो बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। तो लोग जो है कंपनी को ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और उससे अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ भी। मतलब और परमिशंस आसानी से मिल जाती है, बैंक से लोन्स आसानी से मिल जाते हैं। कहने का मतलब जो एक्सटर्नल होते हैं लोग, उनके साथ आपका जो टाई अप है वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। दिस इंक्लूड्स compliance with environmental protection standards, giving employment opportunities to locals, and cooperating and participating in locality development programs इसमें। और उसके साथ है पब्लिकेशंस में, जैसे मैगजीन्स वगैरह में उसका जो है वो जाता है, उसकी जो मैसेज कन्वे होते हैं, ठीक है। तो ये है। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ कि लॉन्ग बैक ना जो जब ये मिलेनियम की बात थी, सेंचुरी की हो रही थी, 2000 आई थिंक 2001 की बात है। तो टाटा वालों ने इन्होंने ना एक वो निकाला था कि इन्होंने 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने हैं। था तो वो CSR। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम माइक म्यूट हो गया जी ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज बेटे? यस यस मैम। मैम। हाँ जी। कहाँ से नहीं आपको सुनाई दिया बेटे? मैं पब्लिकेशन पे। पब्लिकेशन, अच्छा ठीक है, ये लास्ट पॉइंट ही था। वो बीच में एक्चुअली फोन बजा ना, मैं इसको ऑफ कर रही थी, तो उसका इसमें शायद मैं इधर ऑफ हो गया होगा। पब्लिकेशन में वही मैं आपको एग्जांपल बता रही थी बेटा, कि जैसे ना ये जो टाटाज जो है ना, इन्होंने लॉन्ग बैक जब 2000 के आसपास, ये हम मैं 2001 के आसपास की बात कर रही हूँ, तो तब इन्होंने ना अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ये पब्लिश किया था कि हम लोग ये मिलेनियम के शुरुआत में हम लोग 1 मिलियन ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे। तो इनका ये जो मैसेज था ना, ये अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। और उन्होंने रियल सेंस में वो जो है ट्रीज जो है वो जो प्लांट किए थे। और उसकी वजह से जैसे तो वो
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट ही था, लेकिन ये साथ के साथ सब तरफ एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया था कि सोसाइटल कंसर्न्स में ये जो एंटरप्राइज है ये अपना कंसर्न जो है पूरा प्रॉपर और पॉजिटिव शो कर रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार जो लोग ना अपने पब्लिक रिलेशंस इस ढंग से भी मेंटेन करके दिखाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी समझ आया आपको? हाँ जी। यस मैम। हाँ जी, इसके बाद है बेटे मेजर जो है एरियाज कौन कौन से हैं, किस ढंग से आप अपनी जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हो इस ढंग से। इसमें है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, मीडिया इंटरेक्शंस हैं, इस तरह से आप लोग जो अलग अलग जो लोग हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो, जैसे कम्युनिटी है, बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ये जो टॉपिक है अभी आपका थोड़ा सा भी आगे जाएगा, इसमें नेगेटिव पब्लिक रिलेशन की बात भी है, फिर एग्जांपल्स हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये लेक्चर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट ये टॉपिक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा अभी। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ये थोड़े में अगर कवर होते हैं तो इसको कर लेते हैं। हाँ जी, ये प्रिंसिपल्स साथ के साथ कर लेते हैं, बाद में फिर वो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा नेगेटिव पब्लिक रिलेशन का, वो बाद में कर लेंगे। प्रिंसिपल्स में उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि एक्यूरेट पिक्चर आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की जब भी आप बात करने लगे। ये अर्दू डब्ल्यू पेज ने दिए हैं प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल नहीं है ये उनकी एक वो है स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला कि एक्शंस पे फोकस करना है, सिर्फ वर्ड्स पे नहीं, कि आपने बोल के नहीं है कि भाई कर दिया कि हाँ बोल दिया तो हो गया। उसके बाद ये है कि आपने पब्लिक क्या चाहती है उसके लिए सर्वे करके उनकी जो जरूरतें हैं उनके बारे में पता कीजिए और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद कोई भी ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि पब्लिक के सामने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को खराब करती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है जो बनानी है वो पब्लिक को ध्यान में रख के बनानी है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपने पब्लिक को साथ लेके चलना है। और जो सक्सेस है नेचुरली वो पब्लिक के हाथ में ही है। आपका काम कंपोजर जो होगा, जो पीसफुल माइंडसेट होगा, पीसफुल एग्जीबिशन ऑफ बिहेवियर होगा, वो ही लॉन्ग रन में आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव पब्लिक रिलेशन है इसमें है कि अगर आप कुछ ऐसी बैड इमेजेस कंपनी की क्रिएट हो रही हैं, कोई आपने डर्टी ट्रिक्स यूज की है, किसी तरह की कोई हेरा फेरी की है, ठीक है, आपने किसी तरह से कोई भी कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज टार्निश हो रही है, वो काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें है कि पॉजिटिव इमेज शो करते हुए जो मैसेज है वो पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, ऑडियंस जो है वो आपके मैसेज को समझ पाए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शन भी दे पाए। ठीक है, ये सारे जो है वो होने चाहिए। अब इसमें है कि पब्लिक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी वजह से ही जो बिजनेस है वो सर्वाइव करता है। अगर हम देखें, ये देखो एग्जाम्पल, उबेर जो है, जो राइड्स के लिए हम लोग करते हैं, बुकिंग करते हैं, है ना, व्हीकल्स की। तो अगर ऐसे का मैसेज होगा, उबेर लिख रहा है थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग, है ना, थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग, ये मैसेज तो उल्टा सगों वो करेगा ना। इसमें है कि अगर ये मैसेज तब लगा था जब लॉकडाउन हुए थे, तो उसमें उन्होंने ये बोला था, लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देनी थी या कह लो ये सजेशन देनी थी कि प्लीज आप घर पर ही रहें। ठीक है, तो फिर वो ये मैसेज डालते थे थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग कैंपेन। तो उन्होंने कस्टमर्स को ये बोला था कि वो उनकी सर्विसेज को अननेसेसरली मत यूज करें, घर पे रहें जो अगर सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं, मतलब आपके जो मैसेजेस हैं वो डिफिकल्ट टाइम्स में, कैजुअलिटीज के टाइम पे कुछ भी या किसी को भी कोई जरूरत है उसके लिए वो वैसे के मैसेजेस वो यूज करके कन्वे कर सकते हैं। मतलब इससे भी आप अपना जो वो है क्या बोलते हैं उसको कंसर्न शो कर सकते हैं, अपना केयर शो कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने विक्स का एग्जाम्पल दिया है कि विक्स अपलोडेड अ वीडियो वेयर इट शोज अ स्टोरी ऑफ अ ट्रांसजेंडर वुमन गौरी हु केयर्स फॉर एंड रेजेस एन ऑर्फन चाइल्ड गायत्री despite all the odds faced due to non-conformity with the societal norms. The Wix campaign hoped to redefine the meaning of family. अब इसमें जो है, इसमें वो Wix की प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, वो साथ के साथ बड़े और भी मैसेजेस साथ में दे रहे हैं। गोल क्या था? इट वाज टू शो दैट इट केयर्स ओनली that makes people come together and become a family. In just 48 hours with no paid media support,
or promoted views. PR alone generated over 4 million views of the video and earned great appreciation from the worldwide. इसमें उन्होंने किसी भी तरह से प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं किया था, उन्होंने ये शो किया था कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वो किस तरीके से किसी और को हेल्प कर सकती है। और ऐसे में हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग जो हैं सभी के सभी एक फैमिली ही हैं, तो हम लोग अलग नहीं है किसी भी ढंग से। तो इसमें ये जो उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी का मैसेज था, उनकी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं थी, ये इनके लिए एक सोसाइटी को जोड़ने वाला मैसेज था। तो ये कैंपेन की तरह चलाया गया था, इसीलिए कोई भी उनको पेड मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी 4 करोड़ व्यूज जो हैं वो इसमें आ गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, आज हम यहाँ तक ही करेंगे बेटा, आपके लिए भी मुझे लगता है इससे ज्यादा जो है हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्लियर हो गया ना सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, किसी भी तरह से कोई डाउट, कुछ कोई प्रॉब्लम, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? बड़ा सिंपल था। इसमें ऐसे आपने ये सोच के नहीं, आपने घबराहट नहीं लानी है कि मेरे को एक एक लाइन, एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्या है। आपको जनरल कंपोजर की जो बातें हैं, जनरल जो सोशल बिहेवियर की जो बातें हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हुए वो पता होनी चाहिए, क्या ऑब्जर्व होनी चाहिए कि खाना कैसे खाना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इकट्ठे पार्टी कर रहे हैं, डाइन टुगेदर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग के दौरान आपने कैसे बात अपनी रखनी है, दूसरे की बात कैसे सुननी है, मतलब ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे में आपने घबराना नहीं है कि मेरे को स्पेसिफिकली कोई एक पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा और उसके ऊपर पूछा जाएगा कि भाई ऐसे क्यों आपने ऐसे इस टाइम पे कौन सी ड्रेस पहनी होनी चाहिए थी, इस ड्रेस की क्या डिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे अब जाके हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसमें जो है एमसीक्यूज वो भी कोशिश करेंगे कि इनको कवर करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बड़ा आसान है ये वाला टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप ना इसको एक बार दोबारा से रीड जरूर करा कीजिए, क्योंकि आपका पेपर भी आ रहा है, तो पेपर के लिए प्रिपरेशन जो है वो जस्ट लिसनिंग से नहीं होती है, आपकी लर्निंग और रिटेनिंग से भी होती है। तो आपने एक बार इसको जरूर अच्छे से गो थ्रू होना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? कुछ कहना है आपने? किसी ने कुछ कहना है बेटे? किसी ने हाथ रेज किया था, मुझे नाम नहीं पता। Should we conclude? May we conclude? Okay, beta. Over from my side. Thank you.